Start, listen. Just like Please start. कितने की होगी बताना आपको। नमस्कार फ्रेंड्स, वेरी गुड आफ्टरनून ऑल ऑफ यू। फ्रेंड्स, आज के हमारे इस वेबिनार में हमारे फाउंडर कन्वीनर डॉक्टर श्री दुर्गादास अग्रवाल जी ऑलरेडी आ चुके हैं। वेलकम सर। हमारे बीच थैंक यू। अपने ओन मेंबर और आज के स्पीकर सीए पंकज सरावगी जी भी आ चुके हैं। पंकज जी, स्वागत है आपका, वेलकम जी। नमस्कार फ्रेंड्स, इस वीक हमने इस मंथ में हमने कोशिश की है कि वेबिनार हम इनकम टैक्स पे ही लें और मैक्सिमम से मैक्सिमम चीजों को डिस्कस करें और आपको जो भी रिजॉल्व करनी है। कड़ी में आज का जो डिस्कशन है दैट इज ऑल अबाउट क्रिटिकल इश्यूज इन आपने कहा एग्जाम्पल कर दूंगा आईटीआर 7 को डिस्कस नहीं करेंगे। इसके अलावा बाकी इनकम टैक्स फॉर्म हम डिस्कस करेंगे। आई एम श्योर कि आप लोग कुछ रिटर्न आईटीआर भर चुके होंगे, प्रोसेस में होंगे, कुछ भरने वाले होंगे। और आज जो पंकज जी आपको अपने एक्सपीरियंस शेयर करने वाले हैं, जो बताने वाले हैं, कहीं ना कहीं आपको बेनिफिट देने वाला है। तो आई रिक्वेस्ट कि जैसा आप लोग हमेशा रखते हैं कि सेशन को एज इंटरेक्टिव एज बना के रखें, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा मेंबर्स को फायदा हो। Friends, before starting webinar, I would like to request our founder convener Dr. Shri Durgadas Agarwal ji to start the proceeding and एक रूपरेखा बताएं। Over to you, sir. थैंक यू संदीप। सारे पार्टिसिपेंट्स का बहुत बहुत स्वागत। हमारे गेस्ट स्पीकर, और गेस्ट बोलना तो गलत हो जाएगा, पंकज को हम गेस्ट बोलें तो गलत हो जाएगा, कहेंगे मुझे तो घर से बाहर निकालना है। तो हमारे अपने पंकज सरावगी जी, जिनका इंटरेस्ट ही जब से सीए की और उसके बाद से डायरेक्ट टैक्स में इनका इंटरेस्ट था, और आज एक जाने माने फैकल्टी है अमॉन्ग्स स्टूडेंट्स एंड अमॉन्ग्स मेंबर्स। तो आपका बहुत बहुत स्वागत पंकज जी। और आज का दिन बड़ा ही अच्छा पूर्णमासी है। ग्रहण जो है इंडिया से बचा हुआ है, इंडिया में ग्रहण नहीं है ऐसा कहा जा रहा है। और गुरु पूर्णिमा है, गुरु गोविंद सिंह जी का बर्थडे है, बहुत ही अच्छा माहौल। संदीप शर्मा जी हमारे कन्वीनर, जैसे संदीप जी ने ब्रीफ किया कि हमारी कोशिश है कि हम इनकम टैक्स पे ही कंटिन्यूस 3-4-5 दिन का हम सेमिनार रखें। तो उस दशा में ये हमारा आज 3rd प्रोग्राम है। और 4th हम पहले 20 तारीख का प्लान कर रहे थे, वो हो नहीं पाया किसी तरह से, कल कुछ क्रैश हो गया था। तो अब हमने उसको 26 तारीख को नेक्स्ट फ्राइडे को रखा है। उसमें हम फेसलेस असेसमेंट और कुछ असेसमेंट के लिए ही हम जो है उसमें चर्चा करेंगे। 148 के नोटिस वगैरह आ रहे, उसमें चर्चा करेंगे। और उसमें भी हमारे अपने ही मेंबर्स, अपने ही एक विद्वान सीए नवीन गुप्ता जी डेलीब्रेट करेंगे उसमें। तो आज का जो हमारा जो डिजाइन किया हुआ है, क्योंकि इनकम टैक्स फाइलिंग का समय चल रहा है, फॉर्म 1, 2, 3, 4, 5, 6, बस एक एनजीओ वाला फॉर्म 7 उसको हमने अभी छोड़ दिया है। अगर समय मिला और पंकज जी बोलना चाहेंगे तो रिक्वेस्ट करेंगे कि आप उस पर भी बोल दें। तो मैं समझता हूँ बड़ा एक ये आनंद तभी आएगा जब हम थोड़ा सा इंटरेक्टिव बनाए रखें। आपकी कुछ क्वेरीज हैं, कहीं कुछ प्रॉब्लम्स हैं, तो उसको आपने क्वेश्चन आंसर वाले उसमें फोल्डर में डाल दें। और बाकी पंकज जी इनवाइट कर लेंगे, वो बड़े मतलब बच्चों को पढ़ाते हैं तो बड़ों को तो आराम से पढ़ा ही लेंगे। तो मतलब इंटरेक्टिव अपने आप ही बना लेंगे। पंकज जी में क्वालिटी है जैसे मैंने देखा है। तो इन्हीं शब्दों के साथ सारे पार्टिसिपेंट्स का और पंकज जी का इंक्लूडिंग संदीप जी बहुत बहुत स्वागत। एंड वापस स्टूडियो चलते हैं संदीप शर्मा जी के पास आगे की कार्यवाही के लिए। और पंकज जी का भी थोड़ा सा ब्रीफ दे दिया है, थोड़ा आप भी दे दीजिए। ठीक है सर, ओवर टू यू संदीप, प्लीज कैरी ऑन। संदीप जी, आपकी आवाज नहीं आ रही है। संदीप, आपकी आवाज के साथ प्रॉब्लम है।
देखिए, हेलो। हाँ यस, अब ठीक है। देखिए 86,000 का मेरे साथ फिर प्रॉब्लम है, आपकी आवाज नहीं आ रही मुझे। संदीप, आपकी आवाज नहीं आ पा रही मुझे। अभी आ रही है? ये क्या हो रहा है? अभी भी नहीं आ रही है? अब इस समय आया, ये वाला सेंटेंस आ गया। हाँ, ये आपने उसमें एनीवे, संदीप थोड़ी प्रॉब्लम है। सॉरी फॉर द ट्रबल। मैं थोड़ा सा बोल दूं, पंकज जी SRCC से बीकॉम अच्छे नंबर से किए हुए हैं, मेरे को नहीं पता कितनी डिस्टिंक्शन है, लेकिन SRCC से पढ़े हुए हैं। और अपने CA प्रोफेशन में भी अच्छे, दोनों ग्रुप शायद एक साथ किए थे, क्योंकि इनके फादर मेरे अच्छे बड़े भाई हैं, दोस्त हैं, और ये मेरे लिए बच्चे, भतीजे, छोटे भाई, कुछ भी कह लीजिए। तो पंकज जी, आपका स्वागत। मैं समझता हूँ संदीप जी बाद में ज्वाइन कर लेंगे। फेस उनका नजर आ रहा है, मुस्कुराता हुआ चेहरा, कोई दिक्कत नहीं है। प्लीज कैरी ऑन पंकज जी। थैंक यू सर, थैंक यू। सबसे पहले हमारे ADSC के फाउंडर मेंबर, जिसको हम कहें CA डॉक्टर दुर्गादास अग्रवाल जी, हमारे जैसे प्रोफेशनल्स के लिए जो इस एज ग्रुप में है उनके पिता तुल्य, और जो सीनियर मेंबर्स है उनके भातृतुल्य। सर आपको सादर नमस्कार मेरा। हमारे EDSC के कन्वेनर संदीप शर्मा जी, उनको भी नमस्कार। और जितने भी मेरे प्रोफेशनल कलीग्स यहाँ पर मौजूद हैं उनको भी मेरा नमस्कार, गुड इवनिंग। फ्रेंड्स, दुर्गादास सर ने कहा कि पंकज जी के लिए कहना कि वो गेस्ट स्पीकर है थोड़ा गलत है। तो फ्रेंड्स, जब हम लॉ पढ़ते हैं और लॉ से रिलेटेड प्रैक्टिस करते हैं तो हर चीज के ना दो मायने निकल आते हैं। सर ने बड़ा पॉजिटिव वे में मेरे लिए कहा कि इनको गेस्ट बोलना गलत है, ये तो हमारे फैमिली मेंबर की तरह हैं। पर मेरे दिमाग में वहीं पर ही दो विचार आए, आदत बन चुकी है, क्या करें। पहला विचार आया, अतिथि भगवान स्वरूप होता है, और दूसरा विचार आया, घर की मुर्गी दाल बराबर। मगर सर का जो रिगार्ड, और मैंने हमेशा देखा है, तो चाहे फैमिली मेंबर माने चाहे गेस्ट माने, सर ने हमेशा रेस्पेक्ट पूरा दिया है। और मेरे से तो इतने बड़े हैं फिर भी इतने रेस्पेक्ट से बात करते हैं, तो ऐसा लगता है कि अगर हम इन जैसे मतलब अप्रोच को जीवन में अपना ले तो शायद बहुत बड़ा काम हो जाए। फ्रेंड्स, आज का टॉपिक चलते हैं उसके ऊपर, क्रिटिकल इश्यूज इन फाइलिंग ऑफ इनकम टैक्स रिटर्न्स। फ्रेंड्स, ये डाटा आ रहा है व्हाट्सएप वगैरह पे कि रोजाना अप्रोक्सीमेट 2.5 लाख के आसपास रिटर्न्स फाइल हो रही हैं। तो देखा जाए तो इस समय बहुत हाई टाइम चल रहा है रिटर्न से रिलेटेड। और अगर अदर देन ऑडिट्स देखें तो फ्रेंड्स, लास्ट डेट इज अप्रोचिंग, दैट इज 31 दिसंबर। और अगर ऑडिट के एस्पेक्ट्स में देखें तो इनकम टैक्स रिटर्न 15 फरवरी, अभी तक जो लास्ट डेट्स नोटिफाइड है। आगे क्या होगा कुछ नहीं कह सकते हम। हमारे पास क्वेरीज आनी चालू हो गई हैं, कुछ लोगों ने अपना मेंबरशिप नंबर लिख के भेजा है, तो इसके लिए फ्रेंड्स मैं क्षमा चाहूंगा, मेंबरशिप नंबर चेंज नहीं हो सकता। मेरे ख्याल से इसका कोई प्रोसीजर CA इंस्टीट्यूट ने आज तक प्रोवाइड नहीं करा। तो जिनकी भी ये क्वेरी है कि मेरा मेंबरशिप नंबर ये है, उनसे निवेदन कि अपना मेंबरशिप नंबर यहाँ पर पोस्ट ना करें। हमारे जो ईस्ट दिल्ली स्टडी सर्कल की पूरी टीम है इस चीज को अकाउंट फॉर करती है कि किस किसने पार्टिसिपेट किया है। अकॉर्डिंगली दे मैनेज द CP आवर्स आल्सो। फ्रेंड्स, इनकम टैक्स रिटर्न, अभी तक देखिए इसके साथ शब्द जुड़ा हुआ है फाइलिंग, और जब तक ये शब्द यहां से नहीं हटेगा फ्रेंड्स, एज प्रोफेशनल हमें इसकी ड्यू जो फीस बनती है, जो हमारी मेहनत इसमें इन्वॉल्व है, तब तक वो हमें नहीं मिलेगी। आम आदमी क्या मान के चलता है कि रिटर्न फाइल कर दी, दैट्स ऑल। फ्रेंड्स, आम आदमी की अप्रोच अभी तक यही है कि गवर्नमेंट रिलेटेड अगर कोई भी कंप्लायंस है उसमें गवर्नमेंट की स्टैंप लग के मिल जाए तो वो कंप्लायंस पूरा हो गया। इज दैट सो? नहीं फ्रेंड्स, ऐसा नहीं है। फ्रेंड्स, रजिस्ट्रार के यहां प्रॉपर्टी रजिस्टर कराते हैं, लोगों का कंसर्न कि सेल डीड बने, वो वहां पे रजिस्टर हो जाए, काम खत्म। सेल डीड में क्या लिखा है क्या नहीं लिखा, टाइटल प्रॉपर है नहीं है, प्रॉपर्टी मॉर्टगेज है नहीं है, लीज होल्ड है फ्री होल्ड है, कुछ भी चेक नहीं करते। और फ्रेंड्स, लेटर ऑन they may have to like suffer consequences of the same. फ्रेंड्स, सेम एस्पेक्ट देखूं तो इनकम टैक्स रिटर्न के अंदर आता है, इट्स नॉट मेयर फाइलिंग। फ्रेंड्स, कुछ पर्टिकुलर यू कैन से, आई विल नॉट से द प्रोफेशनल, कुछ लोग हैं जिन्होंने पोर्टल डेवलप करा और 300 रुपए 500 रुपए रिटर्न फाइल हो रही है।
फ्रेंड्स टेक्निकली वो रिटर्न फाइलिंग नहीं है जब तक प्रोफेशनल का माइंड इन्वॉल्व नहीं हो सकता, प्रॉपर डाटा उसके अंदर नहीं जा सकता। और शायद आप सब प्रोफेशनल्स अभी देख रहे होंगे कि अगर प्रॉपर डाटा अगर इनकम टैक्स रिटर्न में कैप्चर नहीं होता तो लेटर ऑन नोटिस आर देयर। नोटिस 143(1) के अंदर आ सकता है, स्क्रूटनी का नोटिस पॉसिबल है, मे बी इनकम एस्केपिंग असेसमेंट नोटिस सेक्शन 148 दैट इज आल्सो पॉसिबल। फ्रेंड डिस्क्रीट इंक्वायरीज 133(6) में कई बार मिसमैच होते हैं तो उस कारण से। और राहा साहब आपको पता है रिसेंटली जो 10 दिन पहले इंट्रोड्यूस किया और हमने उसके ऊपर 16th में भोलू सरिया सर वाज देयर एंड वी हैड अ डिटेल्ड डिस्कशन ऑन दैट पर्टिकुलर एस्पेक्ट, दैट इज एनुअल इंफॉर्मेशन स्टेटमेंट। फ्रेंड्स अब एक एक चीज जो आपको इनकम टैक्स रिटर्न में प्रोवाइड फॉर करनी है वो ड्यू डिलिजेंस के साथ करनी पड़ेगी। अगर हम वहां पे अपना प्रोफेशनल माइंड अप्लाई नहीं कर रहे तो ये मान के चलिए कि वो एसएससी के लिए बहुत ही खतरनाक है, फॉर टुडे फॉर फ्यूचर। फ्रेंड्स इतना ज्यादा डाटा कंपाइल हो रहा है और उसका क्रॉस एनालिसिस हो रहा है कि अगर डाटा प्रॉपर कैप्चर नहीं होता तो वो प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। फ्रेंड्स देखिए कुछ नए पोर्टल के कारण प्रॉब्लम आ रही है, दीज आर इंफ्रास्ट्रक्चरल इश्यूज जो धीरे धीरे ठीक है रिजॉल्व हो रही है और हो भी जाएंगी। तो उनपे हमारा फोकस नहीं है कि जी मैं जो ये रिटर्न अपलोड कर रहा हूं उसमें एरर आ रहा है, रिटर्न सक्सेसफुली वैलिडेट नहीं हो रही, डीएससी नहीं लग रहा, वो फ्रेंड्स एक टेक्निकल इश्यूज हैं ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर। सॉरी फ्रेंड्स। फ्रेंड्स यहां पर जो मेरा फोकस रहेगा कि इनकम टैक्स रिटर्न्स के अंदर बहुत सारे कॉलम्स ऐसे हैं जहां पर उनको पढ़ने के बाद हमारे दिमाग में व्यूज आते हैं कि पर्टिकुलर एस्पेक्ट रिपोर्ट करना है नहीं करना, अगर करना है तो किस प्रकार करना है, कौन सी वैल्यू लेनी है, ईच एंड एवरीथिंग। तो उन पर्टिकुलर एस्पेक्ट पे फ्रेंड्स एक एक करके हम फोकस करेंगे। अगर आपकी कोई क्वेरी हो तो यू आर मोस्ट वेलकम टू आस्क दैट आल्सो इन बिटवीन। फ्रेंड्स उस टॉपिक से रिलेटेड आप अपनी क्वेरी पोस्ट करें, जहां जहां मुझे रेलेवेंट लगती जाएगी उसी क्वेरी को हम साथ साथ में डिस्कस भी करते जाएंगे। लेट मी शेयर द स्क्रीन फ्रेंड्स। I hope this is visible to all, this particular PPT. ठीक है पंकज। थैंक यू सर, थैंक यू। फ्रेंड्स पहला, ऑल्दो अगर आप इनकम टैक्स रिटर्न का फॉर्म देखें जो गवर्नमेंट के द्वारा नोटिफाइड है तो दिस अपीयर्स एट द लास्ट, दैट इज इन रिलेशन टू टीडीएस। बट फ्रेंड्स आज के दिन देखें तो दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट जिसको आपको भरते समय पूरा ध्यान रखना है। कुछ प्रैक्टिकल लाइफ इश्यूज है जो मैंने फेस किए, जो मैं आपके साथ डिस्कस कर रहा हूं, साथ में मैंने क्या सॉल्यूशन लिया, आपको जैसे लगे उस हिसाब से आप अनुसार आगे बढ़ सकते हैं। फ्रेंड्स आपने कई बार नोटिस किया होगा कि फॉर्म 26A में कोई पर्टिकुलर टीडीएस अपीयर हो रहा है। उसमें भी 2-3 तरीके के टीडीएस हो सकते हैं। एक तो ऐसा कि आपको पता ही नहीं वो डिडक्टर कौन है, क्यों मेरे नाम से टीडीएस जमा कराया, मैंने तो ऐसी कोई ट्रांजैक्शन ही नहीं करी थी, ना मेरा उससे कोई लेना देना। दूसरा, आपको पता है डिडक्टर कौन है, आपको पता है कि आपके उसके साथ फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन है, बट आप कहते हो कि मेरी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन 2 लाख रुपए की है, बट उसने फॉर्म 26A जो टीडीएस क्वार्टरली रिटर्न भरी उसके अंदर उसने टीडीएस दिखाया 2.5 लाख रुपए। कहने का मतलब 50,000 रुपए पे एक्स्ट्रा टीडीएस शो कर रखा है। ना आपको 50,000 रुपए मिलने, ना आपने वो टीडीएस क्लेम करना, दैट इज ऑल्सो पॉसिबल। अब उन पर्टिकुलर केसेस में क्या किया जाए, कैन एनीवन टेल मी व्हाट शुड बी द अप्रोच? पहला एग्जांपल ही लेता हूं, या दोनों एग्जांपल हो गए कि 2.5 लाख पे टीडीएस फॉर्म 26A में डिस्प्ले हो रहा है, बट मेरे अनुसार मेरी इनकम उसमें से 2 लाख रुपए है, 50,000 रुपए पे वो टीडीएस एक्सेस आ रहा है, ना मुझे वो इनकम क्लेम करनी क्योंकि मुझे मिली नहीं, ना मिलनी, ना मैंने वो टीडीएस क्लेम करना, या ऐसा टीडीएस जिसके बारे में मेरे को पता ही नहीं और मैं उसको क्लेम भी नहीं करना चाहता। तो व्हाट शुड बी द अप्रोच इन दैट पर्टिकुलर केस? मैं क्या करूं? 26A में वो टीडीएस डिस्प्ले हो रहा है। फ्रेंड्स 26A में अगर टीडीएस डिस्प्ले हो रहा है तो आपके पास कोई रिपोर्टिंग मैकेनिज्म नहीं है कि ये टीडीएस गलत है। इन दैट केस यू हैव टू अप्रोच ओनली द डिडक्टर कि आप अपनी क्वार्टरली स्टेटमेंट रिवाइज करें।
बट फ्रेंड्स अगर डिडक्टर नोन है, फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस हो रही हैं, तो वो हो सकता है आपके कहने पे क्वार्टरली स्टेटमेंट रिवाइज कर दे। बट अगर अननोन डिडक्टर है तो आई डू नॉट थिंक सो वी कैन अप्रोच। किसी का कोई पर्टिकुलर व्यू इस पर्टिकुलर केस में? कोई भी अपना विचार देना चाहता हो, मोस्ट वेलकम। फ्रेंड्स अगर वर्बली देना चाहते हो तो जस्ट रेज योर हैंड। आई विल अलाउ दैट पर्टिकुलर पर्सन टू टॉक। फ्रेंड्स उस तरीके से भी हम डिस्कशन कर सकते हैं। आते हैं फ्रेंड्स इसके ऊपर। फ्रेंड्स देखिए, अगर हम उस पर्टिकुलर टीडीएस को रिटर्न में क्लेम नहीं करते, ना ही डिस्क्लोज करते, दैट इज वन ऑफ द वे कि मैंने कहा जी मिस्टर ए ने मेरा तो 2.5 लाख पे टीडीएस काटा, बट मैं कहता हूं इनकम क्रेडिटेड 2 लाख रुपीज और उसका कॉरेस्पॉन्डिंग टीडीएस क्लेम करता हूं। उसके अलावा जो एक्स्ट्रा टीडीएस है, एक्सेस टीडीएस है, उसको मैं डिस्क्लोज ही नहीं करता टीडीएस के चार्ट पे। फ्रेंड्स इन दैट केसेस व्हाट आई हैव सीन कि डिपार्टमेंट से 143(1) में या 143(2) स्क्रूटनी असेसमेंट नोटिस आ जाते हैं। 143(2) में अगर केस सिलेक्ट होता है तो वन ऑफ द रीजन ये होता है कि 26 AS में इनकम कॉरेस्पॉन्डिंगली ज्यादा है एज कंपेयर टू इनकम्स ऑफर्ड टू टैक्स। 143(1) में भी पॉसिबल। तो उस केस में क्या किया जाए? फ्रेंड्स व्हाट वी हैव ट्राइड, फ्रेंड्स ऑल तो मैं नहीं कहूंगा कि देखिए 100% लीगल सॉल्यूशन है। इट्स नॉट पॉसिबल टू अप्रोच डिडक्टर इन एवरी केस। फ्रेंड्स छोटे छोटे मैटर्स होते हैं, ऑब्वियस सी बात है, छोटे अमाउंट्स के लिए डिडक्टर अपनी क्वार्टरली स्टेटमेंट रिवाइज नहीं करे, उसके लिए भी बर्डन है। अगर बैंक के केस में है तो वहां पर भी प्रॉब्लम है। तो फ्रेंड्स व्हाट वी हैव ट्राइड कि उस पर्टिकुलर केस में आप उस टीडीएस को इनकम टैक्स रिटर्न में शो करें, बट उस टीडीएस को कैरी फॉरवर्ड करते हैं। शो करके क्या करें? कैरी फॉरवर्ड। फ्रेंड्स आपको नहीं पता कि वो टीडीएस अभी एक्सेस क्यों है, इट मे बी रिजॉल्व लेटर ऑन। पता चले कि वो टीडीएस आपकी अगले साल की इनकम से रिलेटेड है। अगर आपने आईटीआर में कैरी फॉरवर्ड नहीं किया तो अगले साल आप उसको ब्रॉट फॉरवर्ड करके क्लेम भी नहीं कर पाएंगे। मे बी पॉसिबल। तो इट्स बेटर टू मेक इट टू कैरी फॉरवर्ड। कल को अगर क्वार्टरली स्टेटमेंट रिवाइज हो भी गई तो व्हाट इज माय एक्सपीरियंस कि उस पर्टिकुलर केस में आपका कैरी फॉरवर्ड टीडीएस कम होता है, जो आपने क्लेम किया वो रिड्यूस नहीं होता। तो एटलीस्ट उसको क्लेम करके कैरी फॉरवर्ड कर दे। अब नेक्स्ट ईयर भी जाके लगता है कि वो टीडीएस और इनकम आपसे रिलेटेड नहीं है, तो फ्रेंड्स नेक्स्ट ईयर उसको आप क्लेम ना करें, ना उसको ब्रॉड फॉरवर्ड दिखाएं, ना ही उसको कैरी फॉरवर्ड करें, या ब्रॉड फॉरवर्ड करके कैरी फॉरवर्ड कर दे। इट्स योर चॉइस, दोनों में से कोई भी केस कर दे। एंड इट्स माय एक्सपीरियंस इन दैट पर्टिकुलर केस जनरली 143(1) नोटिसेस आर नॉट देयर। फ्रेंड्स ये बहुत छोटा सा एस्पेक्ट है, बट अननेसेसरी नोटिस आते हैं। 143(1) में नोटिस आता है, इट्स वेरी डिफिकल्ट टू एक्सप्लेन। फ्रेंड्स अगर स्क्रूटनी में भी केस आ जाता है तो बहुत डिफिकल्ट है इस चीज को एक्सप्लेन करना कि भाई साहब मेरी तो इनकम ही नहीं है। फ्रेंड्स कोई चीज है उसको सब्सटेंशिएट करने के लिए प्रूफ हो सकते हैं। आप क्लेम करते हो कि वो चीज नहीं है, उसको सब्सटेंशिएट करने के लिए क्या प्रूफ दोगे? दैट इज द इशू दैट वी हैव टू टेक केयर ऑफ। दूसरा एस्पेक्ट आता है कि आपके अनुसार उस पर्टिकुलर इनकम पर डिडक्टर ने टीडीएस काटा है, होपफुली जमा भी करवाया होगा, बट आपके 26 AS में अभी अपीयर नहीं हो रहा, एंड यू नीड टू फाइल रिटर्न ऑफ इनकम, और आपको रिटर्न ऑफ इनकम फाइल करना है। नाउ व्हाट टू? फ्रेंड्स अगर वो टीडीएस जो कट के जमा हो गया मगर आपके 26 AS में अपीयर नहीं हो रहा, और अगर आप ये सोचते हो कि उसको हम टीडीएस के शेड्यूल में ना दिखाएं, कल को जब 26 AS में आएगा तब हम रिटर्न रिवाइज कर देंगे, ठीक है, दैट इज ओके। बट कब तक? जब तक आपको रिटर्न रिवाइज करनी है। बट अगर रिटर्न रिवाइज करने का भी टाइम पीरियड चला गया और बाद में जाके वो टीडीएस अगर आपके 26 AS में अपीयर हो गया, तो आप कैसे क्लेम कर पाएंगे? एक आंसर आएगा हमारे पास कि सेक्शन 154, हम ऑनलाइन जाएंगे, रेक्टिफिकेशन में डालेंगे दैट वी वांट टू चेंज द डाटा, दैट वी वांट टू चेंज द डाटा। हाँ जी अक्षय जी। अक्षय जी, हाँ जी हाँ जी सर, मेरे एक क्लाइंट के केस में क्या हुआ है कि वो ना एक स्पेसिफिक कंपनी को ही सर्विस प्रोवाइड करते हैं। उन्होंने ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर उन्हें 27 लाख की सर्विस प्रोवाइड की। ठीक है।
लेकिन उन्होंने उनका जो टीडीएस काटा उसमें एक ट्रांजैक्शन पे 2 बार काट लिया। तो 26 एएस में 194 सी में 30 लाख रुपए पे टीडीएस डिडक्टेड है। ठीक है जी। अब इश्यू ये है कि अगर मैं 30 लाख का टर्नओवर दिखाता हूँ तो मुझे जीएसटी डिपार्टमेंट से नोटिस आ जाएगा, क्योंकि मेरा दोनों में टर्नओवर मिसमैच हो जाएगा। ठीक है जी। और अगर मैं 27 लाख का टर्नओवर दिखाता हूँ तो वो इनकम टैक्स रिटर्न वालों का नोटिस आ जाएगा कि मिसमैच है टीडीएस से। ठीक है जी। तो इसको कैसे इसमें आगे बढ़ा जाए इसमें? जी मैं आपकी क्वेरी समझ गया। इसमें एक फैक्ट और आपसे क्लियर करना चाहूंगा कि जो टीडीएस कटा मैं 10% 194 सी में मैं 2% का रेट एज्यूम करके चल रहा हूँ फॉर द सेक ऑफ सिंप्लिसिटी, जी कि 30 लाख पे 2% के हिसाब से टीडीएस बनता है आपका 60,000 रुपए। जी जी 60,000 बनेगा या कितना, 6,000 बनेगा, 60,000 रुपए। ठीक है, 27 लाख पे 2% बनेगा 54,000। तो यस जो आपको 27 लाख ने आपने सर्विसेज दी 27 लाख की, तो आपको जो क्लाइंट से नेट रुपए मिल चुके हैं या मिलने हैं, दैट इज 27 लाख माइनस 60,000 या माइनस 54,000। सर 27 लाख माइनस 60,000, क्योंकि माइनस उन्होंने 60। अपने वहाँ लेजर पोस्टिंग में भी 2 बार उसको डिडक्ट कर लिया है। अच्छा, मतलब वो कह रहे हैं जी टीडीएस तो हमने 60,000 काट दिया, तो हम आपको 60,000 का क्रेडिट ले लो आप, हम आपको उन्होंने 3,000 6,000 रुपए एक्स्ट्रा नहीं दे रहे। जी उन्होंने गलती ये की है कि जो मैंने लेजर मंगाया था उसमें, तो जो उन्होंने एंट्री पास करी है उसमें एक टाइम तो जब उन्होंने इनवॉइस को बुक किया उस टाइम पे टीडीएस डिडक्ट कर लिया, और एक टाइम पे जब पेमेंट करी दोबारा फिर डिडक्ट कर लिया। इसमें तो देखिए अक्षय जी एक ही सॉल्यूशन है कि आपको डिडक्टर को अप्रोच करके बोलना पड़ेगा कि आप क्वार्टरली स्टेटमेंट रिवाइज करें, वहां पे आप पेमेंट्स दिखाएं 27 लाख, टीडीएस दिखा दें 60,000। सर मैंने उनको अप्रोच किया था, उनसे बात भी करी थी, लेकिन उन्होंने मना कर दिया कि मैं इसको चेंज नहीं करूंगा बिल्कुल भी। सर इसके अंदर कोई सॉल्यूशन मैं आपको बोलूं कि प्रैक्टिकल सॉल्यूशन आईटीआर के अंदर नहीं है। देखिए आपकी अगर आपकी सर्विसेज 27 लाख की है तो यानी कि इनकम टैक्स 27 लाख पे ही बनता है, 30 लाख पे नहीं बनता। तो आप उसमें 27 लाख की इनकम दिखाएं और कोई ऑप्शन नहीं है, पीएनएल में यू हैव टू शो 27 लाख ओनली। ये 6,000 के कारण आपका डिस्प्यूट आएगा, तो उसमें आपके पास 2 सॉल्यूशन है, या तो आप 3 लाख रुपए बाद में नोटिस आएगा तो 3 लाख की लड़ाई हो जाएगी कि 3 लाख इनकम में जुड़े या ना जुड़े, या आप 6,000 रुपए का टीडीएस फॉरगो कर दें। ओके तो क्योंकि देखिए अमाउंट छोटा है तो हम लीगल लड़ाई में जाना बेनिफिशियल नहीं होगा। अदरवाइज तो देखिए अगर आप इस चीज को आप 27 लाख दिखा के पूरा 60,000 क्लेम करते हैं और आपको 143(1) में अगर उस टीडीएस का क्रेडिट नहीं मिलता या एडिशन हो जाती है, तो आप सीआईटी अपील्स में जाएंगे तो आप डेफिनेटली अपना केस जीत जाएंगे। बट द थिंग इज दैट यू हैव टू वे द बेनिफिट, कॉस्ट एंड बेनिफिट एनालिसिस। सर मेरा मेन इशू इनकम टैक्स का नहीं है, मेरा मेन इशू जीएसटी का है कि अगर मैं जीएसटी में इनकम टैक्स में 30 लाख का टर्नओवर शो करता हूँ तो जीएसटी वाले वो जब उनके पास इंफॉर्मेशन जाएगी आईटीआर की तो वो इसलिए कह रहा हूँ कि इस बेटर कि आपका मैटर छोटा, इस बेटर टू फॉरगो टीडीएस और ₹6,000। ओके उसको मैं 6,000 का टीडीएस फॉरगो कर दीजिए, वो ज्यादा बेटर है। उसको मैं कैरी फॉरवर्ड वाले प्रोसीजर से कर लूं जो आपने भी बताया है। हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी। ओके थैंक यू सर। दैट इज बेटर। मतलब मैं कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस कर रहा हूं, मैं आपको ये नहीं कह रहा कि दिस इज लीगल करना है तो आप टीडीएस पूरा क्लेम कीजिए, इनकम 27 लाख दिखाइए, 26 ईयर्स में भी 27 लाख दिखाइए, और उसके बाद आपका 143(1) में अगर एडिशंस हो जाती हैं तो आप सीआईटी प्लीज में विद रेलेवेंट फैक्ट्स अपील फाइल कीजिए। थैंक यू सर। हाँ जी। TDS deducted inclusive of GST instead of gross income of services। दामोदर अग्रवाल जी का पूछना है कि अगर टीडीएस सामने वाले पर्सन ने जीएसटी पर भी डिडक्ट कर लिया, ऑल्दो लीगली नहीं करना था, तो उस पर्टिकुलर केस में क्या किया जाए। उसमें दामोदर जी मेरा 2 अप्रोच में मान के चलता हूं। पहली अप्रोच तो ये है कि आप डिडक्टर को अप्रोच करें और उनको बोले कि आप अपने क्वार्टरली स्टेटमेंट को रिवाइज करें, जिसमें आप पेमेंट्स को दिखाएं एक्सक्लूसिव ऑफ जीएसटी, टीडीएस उतना ही रखें। देखिए टीडीएस जरूरी नहीं है कि परसेंटेज टर्म्स में पेमेंट के हिसाब से मैच करे, वो परसेंटेज टर्म्स में उससे ज्यादा हो सकता है, तो दैट इज पॉसिबल। अगर वो क्वार्टरली स्टेटमेंट रिवाइज कर देते दैट इज वेल एनफ, वो तो आपके लिए सबसे बढ़िया है। दूसरी अप्रोच ये है कि आप प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट इंक्लूसिव ऑफ जीएसटी बना लें। आप जो बुक्स में पीएनएल अकाउंट अगर एसएससी बना रहा है तो यू कैन से दैट पर्टिकुलर पर्सन टू मेक इट इंक्लूसिव ऑफ जीएसटी। और अगर पीएनएल अकाउंट में अगर आपका ग्रॉस सर्विसेज इंक्लूसिव ऑफ जीएसटी है तो वही पीएनएल में फीड होगा, तो दोनों चीजें आपकी मैच कर जाएंगी। और इवन इनकम टैक्स लॉ भी कहता है कि फॉर द पर्पस ऑफ कंप्यूटेशन ऑफ इनकम अंडर हेड पीजीबीपी, आपकी जितनी भी सेल ऑफ सर्विसेज है, सेल ऑफ गुड्स है, क्लोजिंग स्टॉक है, वो सब इंक्लूसिव ऑफ जीएसटी ही देखना है।
So these are the two solutions which are possible. चलते हैं फ्रेंड्स आगे। तो हमारे पास दो केसेस आए टीडीएस से रिलेटेड। एक तो टीडीएस 26 एएस में आ रहा है बट हमें क्लेम नहीं करना। दूसरा केस ये है कि 26 एएस में टीडीएस नहीं आ रहा बट हमारे अनुसार डिडक्ट होके जमा हुआ है। जब हमने सामने वाले से अकाउंट कंफर्मेशन मांगी, पूरे साल का लेजर अकाउंट मांगा, तो उसमें देखा गया तो टीडीएस कहीं ना कहीं एक्स्ट्रा आ रहा है। तो उस पर्टिकुलर केस में क्या किया जाए? फ्रेंड्स, आई हैव सीन द केसेस की जहां पर लोग क्या करते हैं, जब रिटर्न फाइल करते हैं तो उतना ही टीडीएस क्लेम करते हैं जितना आपका 26 एएस में डिस्प्ले होता है। अब बाद में जब 26 एएस में वो ही डिडक्टर एक्स्ट्रा टीडीएस दिखाता है और हम चाहते हैं कि उस टीडीएस को क्लेम करें, तो फ्रेंड्स कंप्यूटर एक प्रॉब्लम आती है। देखिए, मैं लीगल बात नहीं कर रहा, यहां पे प्रैक्टिकल लाइफ। क्या प्रॉब्लम आती है कि जब आप बाद में जाके चाहते हैं कि आप रिटर्न के अंदर एक्स्ट्रा टीडीएस की इंफॉर्मेशन डालें। पुराने पोर्टल पे एक ऑप्शन था चेंज टैक्सेस डाटा, आप टैक्स का डाटा चेंज किया कर सकते थे विदाउट फाइलिंग रिवाइज रिटर्न, विदाउट फाइलिंग रेक्टिफिकेशन, या आप कहते थे मेरे को टैक्स का डाटा बदलना है। फ्रेंड्स, टैक्स का डाटा तभी बदल पाओगे जब आपके 143(1) में कैलकुलेशन हुई है वर्सेस योर आईटीआर, उन दोनों में कोई ना कोई डिफरेंसेस हो। अगर आपने आईटीआर में कोई टीडीएस क्लेम ही नहीं करा तो बाद में आप टैक्स डाटा मिसमैच के बेसिस पे रेक्टिफिकेशन फाइल नहीं कर पाए। फ्रेंड्स, नए पोर्टल पे मैं ये कमेंट नहीं कर सकता क्योंकि नए पोर्टल पे अभी तक ये चीज, जहां तक मुझे आइडिया, इनेबल नहीं है। तो फ्रेंड्स, उस पर्टिकुलर केस में इट्स हाईली एडवाइजेबल कि आप जब रिटर्न फाइल करें तो उस पर्टिकुलर केस में जो टीडीएस आपके हिसाब से डिडक्ट होकर 26 एएस में आना चाहिए था, नहीं आया, उसे भी आप क्लेम करें। ज्यादा ज्यादा क्या होगा, रिजेक्ट, क्रेडिट नहीं मिलेगा। अगर आपने क्रेडिट नहीं मांगा तो भी नहीं मिलना और मांगा तो भी नहीं मिलना। बट उस केस में आपके पास अगले 4 साल के लिए एक विंडो ओपन हो गई कि कल को अगर डिडक्टर ने वो टीडीएस जमा करवा दिया, क्वार्टरली स्टेटमेंट रिवाइज कर दी, तो आपको सिर्फ एक रीप्रोसेस का बटन दबाना है पोर्टल पे जाके और आपको उसका क्रेडिट मिल जाएगा। आप टैक्स डाटा मिसमैच का ऑप्शन भी ले सकते हो उस पर्टिकुलर केस में। तो फ्रेंड्स, ये प्रैक्टिकल लाइफ एक ध्यान रखना है कि रेक्टिफिकेशन का फीचर जो इनकम टैक्स पोर्टल पे है वो कब इनेबल होता है, तो दैट यू हैव टू टेक केयर ऑफ। तो इस चीज का ध्यान रखें, किसी भी तरीके से आप उस डिडक्टर का टैन नंबर ले एंड अकॉर्डिंगली शो करते हैं। चलते हैं जी आगे। फ्रेंड्स, अगला क्रिटिकल इश्यू दैट यू हैव टू टेक केयर ऑफ, फ्रेंड्स ये तो बहुत ध्यान रखना है। आज के दिन आपसे टीडीएस के शेड्यूल में ये मांगा जाता है कि आपने इस टीडीएस के अगेंस्ट जो इनकम है वो कितनी इनकम है और कौन से पर्टिकुलर हेड में ऑफर टू टैक्स करी है। कहने का मतलब, आप टीडीएस के शेड्यूल में जो ग्रॉस इनकम्स क्रेडिटेड दिखा रहे हैं वर्सेस जो हेड वाइज इनकम आपने क्रेडिट करी है, दैट मस्ट बी रिकंसाइल्ड। फ्रेंड्स, इस चीज को जरूर इंश्योर करें, अदरवाइज पता चला कि अननेसेसरी एसएससी के ऊपर टैक्स लग गया। जैसा कि अक्षय जी ने अभी पूछा था, सेम इशू कि 26 एएस में इनकम 30 लाख रुपए आ रही है बट मेरी ग्रॉस रिसीट्स मेरे अकॉर्डिंग 27 लाख ही है। तो फ्रेंड्स, आपके पास सब्सटेंशिएटिंग डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए बिफोर फिलिंग अप दिस पर्टिकुलर इंफॉर्मेशन। अदरवाइज जब डिपार्टमेंट से नोटिस आएगा तो उसे हम डिफेंड नहीं कर पाएंगे। अगला पॉइंट ये आता है कि टीडीएस के शेड्यूल में जो टीडीएस की एंट्री डालनी है, मान लो एक पर्टिकुलर बैंक ने एफडी के ऊपर टीडीएस काटा साल में 12 बार, 12 टाइम्स। अब आपके 26 एएस में कितनी एंट्रीज आ रही है? 12। क्या मुझे टीडीएस के शेड्यूल में 12 एंट्री अलग अलग डालनी है या मैं कंसोलिडेटेड एंट्री भी डाल सकता हूं? फ्रेंड्स, पहली बात देखिए, दोनों तरीके की एंट्री अलाउड है, प्रॉब्लम नहीं है। आप इंडिविजुअल एंट्रीज भी डाल सकते हो, कंसोलिडेटेड भी डाल सकते हो, बट प्रॉब्लम तब आती है जब आपको कुछ पर्टिकुलर टीडीएस कैरी फॉरवर्ड करना है, कुछ पर्टिकुलर टीडीएस इसी साल में रखना है, तो एक रिकंसिलिएशन पॉइंट आ सकता है। तो उस केस में यू कैन टेक डिसीजन कि आप इंडिविजुअल एंट्रीज अलग अलग डालें टू आइडेंटिफाई कि ये पर्टिकुलर टीडीएस मैंने इस साल क्लेम किया और ये टीडीएस मैं क्या कर रहा हूं, कैरी फॉरवर्ड। फ्रेंड्स, स्पेसिफिकली दिस इज मोर रेलेवेंट फॉर assessment year 21-22. Reason being, friends, first part of the year, I think that was 14th of May if I'm not wrong, जब गवर्नमेंट ने कहा था कि टीडीएस रेट विल बी 75% ऑफ ओरिजिनल टीडीएस रेट। तो इसका मतलब इससे पहले जब टीडीएस कटा तो जनरली 10%, बट इस पर्टिकुलर डेट के बाद टीडीएस कटा होगा 7.5%। अब अगर आप कोई टीडीएस कैरी फॉरवर्ड कर रहे हैं तो यू हैव टू आइडेंटिफाई
कि कौन सा पर्टिकुलर टीडीएस कैरी फॉरवर्ड कर रहे हैं। ऐसा टीडीएस जिस पे 10% कटा है उस इनकम से रिलेटेड, या 7.5% कटा है। जनरली कौन सी इनकम और टीडीएस कैरी फॉरवर्ड होना चाहिए जो लास्ट में मिला, कि इन माय ओपिनियन दैट इज रिलेटेड टू नेक्स्ट ईयर एंड नॉट द करंट ईयर। अगला छोटा सा पॉइंट, मेरे ख्याल से सारे प्रोफेशनल फ्रेंड्स को आइडिया भी होगा कि अगर मैंने पिछले साल का टीडीएस है वो कैरी फॉरवर्ड करके मैं इस साल लाया हूं, सेम ही डिडक्टर ने करंट ईयर में भी टीडीएस काट रखा है ना, हाउ टू क्लेम दैट? क्या मैं सिंगल लाइन एंट्री फाइल कर दूं? फ्रेंड्स, अगर आप गवर्नमेंट की यूटिलिटीज देखेंगे तो वहां पर आपको क्या दिखाई देता है, ब्रॉड फॉरवर्ड टीडीएस, ईयर सेलेक्ट करें, अमाउंट लिखें, और करंट ईयर टीडीएस। एक ही लाइन में दोनों लिख सकते हैं, बट फ्रेंड्स इनकम टैक्स पोर्टल सीपीसी दोनों का क्रेडिट एक साथ नहीं देता, वो दोनों में से एक का देता है। तो अगर सेम ही डिडक्टर का ब्रॉड फॉरवर्ड टीडीएस भी और करंट ईयर टीडीएस भी है, तो इट्स बेटर टू फिल अप इन द सेपरेट लाइंस। सेम लाइन में उसको फिलअप नहीं करें। फ्रेंड्स, नाउ आई एम टेकिंग अ स्मॉल एग्जांपल जिसका आपको ध्यान रखना है, अदरवाइज आपके नेक्स्ट ईयर की रिटर्न्स में प्रॉब्लम आ सकती है। मान लो पीजीबीपी हेड में नेट प्रॉफिट एज पर P&L अकाउंट 50 लाख, सॉरी इसको नेगेटिव 50 लाख, एड डेप्रीशिएशन एज पर बुक्स 7 लाख plus other additions 4 lakh, that is negative 39 lakh, minus depreciation as per income tax law 6 lakh, that's made it 45। फ्रेंड्स, ये पर्टिकुलर 45 लाख आपका कैरी फॉरवर्ड होगा। क्या ये 45 लाख आपका पूरा का पूरा बिजनेस लॉस है, या ये 45 लाख अनअब्जॉर्ब्ड डेप्रिसिएशन है, और बोथ? आई थिंक इट्स बोथ। फ्रेंड्स, इसमें से बिजनेस लॉस कितना माना जाएगा, 39 लाख, अनअब्जॉर्ब्ड डेप्रिसिएशन कितना माना जाएगा, 6 लाख। और दोनों के गवर्निंग लॉज अलग हैं, हम सबको पता है। अनअब्जॉर्ब्ड डेप्रिसिएशन आप अनलिमिटेड नंबर ऑफ ईयर्स तक कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं, किसी भी हेड की इनकम से सेट ऑफ कर सकते हैं। बट फ्रेंड्स, बिजनेस लॉस कैन बी सेट ऑफ फॉर नेक्स्ट 8 years, और बिजनेस लॉस कैरी फॉरवर्ड होने के बाद अगले सालों में सिर्फ और सिर्फ बिजनेस इनकम से सेट ऑफ होगा और किसी हेड की इनकम से सेट ऑफ नहीं होगा। फ्रेंड्स, अगर आप सॉफ्टवेयर में देखेंगे तो सॉफ्टवेयर क्या करता है, वो क्या करता है, शेड्यूल CFL, दैट इज कैरी फॉरवर्ड लॉसेस। फ्रेंड्स, उसमें ऑटोमेटिक फिगर जनरेट होती है जो आप एडिट नहीं कर सकते, यू कांट एडिट। फ्रेंड्स, दिस इज शेड्यूल CFL। फ्रेंड्स, यहां पर होता क्या है, करंट ईयर लॉसेस टू बी कैरी फॉरवर्ड, इस पर्टिकुलर कॉलम में ऑटोमेटिक बिजनेस लॉस की फिगर पॉपुलेट होती है, एंड दैट फिगर इज इक्विवेलेंट टू 45 लाख। वो फिगर कितनी पॉपुलेट होती है, 45। आइडियली कितनी पॉपुलेट होनी चाहिए, 39 लाख, क्योंकि 6 लाख रुपए अनऑब्जॉर्ब्ड डेप्रिसिएशन है, और अनऑब्जॉर्ब्ड डेप्रिसिएशन के लिए फ्रेंड्स अलग से शेड्यूल बनाया हुआ है, दिस इज दिस वन। और यहां पर ये जो आपको फिगर भरनी है, दिस कॉलम नंबर 5, फ्रेंड्स, ये ऑटोमेटिक पॉपुलेट नहीं होती, यू हैव टू फिल इट मैन्युअली, यू हैव टू फिल इट मैन्युअली। अब पॉइंट ये है कि जिस साल का लॉस है उस साल क्या करूं, क्योंकि वो कैरी फॉरवर्ड लॉस में 45 लाख दिखा रहा है, तो क्या मैं शेड्यूल अनऑब्जॉर्ब्ड डेप्रिसिएशन में मैन्युअली 6 लाख की फिगर फिलअप करूं या नहीं करूं? फ्रेंड्स, अगर आप ये मैन्युअली फिगर फिल नहीं करेंगे तो नेक्स्ट ईयर इट मे बी पॉसिबल कि आपको ये 6 लाख का अनऑब्जॉर्ब्ड डेप्रिसिएशन डिनाई कर दिया जाए बाय द कंप्यूटर। आई एम नॉट सेइंग लीगली, फ्रेंड्स, लीगली यू आर एंटाइटल्ड टू, उसमें कोई तो राय नहीं है, आपने रिटर्न प्रॉपर फाइल करिए ईच एंड एवरीथिंग। अब अगर मैं यहां पर मैन्युअली 6 लाख रुपए डिस्क्लोज करता हूं तो देखा जाए तो ये अमाउंट क्या हो गया, डबल। बट फ्रेंड्स, वी कांट हेल्प, in my opinion we should fill it manually 6 lakh rupees। नेक्स्ट ईयर जाएंगे तो आप ब्रॉड फॉरवर्ड लॉस में 45 लाख की जगह कितना भरें, वहां पे आपको मैन्युअली फिल करना होता है, दैट इज 39 लाख। कल को अगर इंक्वायरी आती है कि आपने लास्ट ईयर 45 दिखाया था और ब्रॉड फॉरवर्ड में आप 39 दिखा रहे हैं, तो यू कैन एक्सप्लेन द थिंग कि भाई साहब वो फिगर ऑटोमेटिक पॉपुलेट होती है, मेरे पास दूसरा ऑप्शन नहीं है।
तो आई थिंक आई एम क्लियर विद दिस पर्टिकुलर एस्पेक्ट। तो फ्रेंड्स इस चीज का भी ध्यान रखें कि अनऑब्जर्व्ड डेप्रिसिएशन की फिगर आपको मैन्युअली पुट करनी है, वो ऑटोमेटिक पॉपुलेट नहीं होगी। इट मे बी डिफरेंट इन प्राइवेट सॉफ्टवेयर, आई हैव नो आइडिया अबाउट दैट पर्टिकुलर प्राइवेट सॉफ्टवेयर। तो फ्रेंड्स इस चीज का ध्यान जरूर रखें। अगला एस्पेक्ट, कन्वर्जन ऑफ कंपनी इनटू एलएलपी। ठीक है जी, वो सारे रूल्स गवर्निंग उस पर हम डिस्कशन नहीं कर रहे। फ्रेंड्स अगर सेक्शन 47(13)(b) अगर इसका कंप्लायंस हुआ है, इसके कंडीशंस फुलफिल हैं, तो जो कंपनी के ब्रॉड फॉरवर्ड लॉसेज है, दैट इज बिजनेस लॉस एंड अनऑब्जर्व्ड डेप्रिसिएशन, इन टर्म्स ऑफ सेक्शन 72A एलएलपी क्लेम कर सकती है। और लॉस आप में ये कहता है कि जिस साल कन्वर्जन हुआ है उस साल का लॉस मानेंगे। कहने का मतलब फॉर एग्जांपल अगर असेसमेंट ईयर 21-22 में कन्वर्जन हुआ है, तो पुराने लॉसेस जो कि कंपनी के हैं which can be carry forward to assessment year 21-22 become losses of LLP of assessment year 21-22। पॉसिबल है यहां पे लॉस किसका हो, असेसमेंट ईयर 18-19 का, बट एलएलपी के लिए वो लॉस किस साल का माना जाएगा, 21-22 का। फ्रेंड्स 21-22 के लॉसेस माने जाएंगे। दैट मींस इन दैट पर्टिकुलर ईयर इट कैन बी सेट अप विद एनी हेड इनकम एंड इट कैन बी कैरी फॉरवर्ड फॉर afresh 8 years, afresh 8 years। अब सवाल ये आता है कि इस पर्टिकुलर कंपनी के लॉसेस को हम एलएलपी की आईटीआर में डिस्क्लोज कैसे करें। फ्रेंड्स शेड्यूल सीएफएल में जाता हूं तो वहां पे फिगर ऑटोमेटिक पॉपुलेट होती। फ्रेंड्स ऑब्वियस सी बात है कि जब आप एलएलपी का पीएनएल अकाउंट बनाएंगे तो उसमें ये लॉसेस की फिगर नहीं आएगी। दीज लॉसेस आर इन टर्म्स ऑफ इनकम टैक्स लॉ, और शेड्यूल सीएफएल में ये फिगर ऑटोमेटिक पॉपुलेट होती है। और नेक्स्ट ईयर जब आप रिटर्न फाइल करेंगे और आप कहेंगे जी मुझे लॉसेस का बेनिफिट दो, तो हो सकता है वो कंप्यूटर डिनाई कर दे ये कहते हुए कि लास्ट ईयर की आईटीआर के अंदर ये लॉसेस आपके नहीं थे, आपने लास्ट ईयर की आईटीआर में इन लॉसेस को शो नहीं करा। Then what should be the advisable approach? फ्रेंड्स यहां पे दो अप्रोच हैं। पहली अप्रोच कि आप 21-22 की एलएलपी की जो आईटीआर फाइल करेंगे उसमें कुछ भी डिस्क्लोज नहीं करेंगे। जब आप 22-23 की आईटीआर फाइल करेंगे तो वहां पर क्या करेंगे, 21-22 में लॉस को बढ़ाकर दिखाएंगे कि ये 21-22 का लॉस है, बट इस पर्टिकुलर केस में इट्स पॉसिबल दैट कंप्यूटर प्रोसेसिंग में डिनाई दिस पर्टिकुलर लॉस। अनदर ऑप्शन, फ्रेंड्स जब आप शेड्यूल बीपी भरें, दैट इज बिजनेस हेड इनकम, तो वहां पर एनी अदर डिडक्शन, वहां पर ये पर्टिकुलर अमाउंट शो कर दें। जब आप एनी अदर डिडक्शन में ये पर्टिकुलर अमाउंट डालेंगे तो वो अमाउंट ऑटोमेटिकली अकाउंट फॉर हो जाएगा एज पार्ट ऑफ लॉसेस ऑफ असेसमेंट ईयर 21-22। और अगर उस साल सेट ऑफ नहीं हो रहा होगा तो कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा, तो दैट विल बिकम ऑटोमेटिक, उसमें आपको और कुछ करने की जरूरत नहीं है। बट इस चीज में ध्यान रखें, अगर यहां पर अमाउंट आपका कोई सब्सटेंशियल होता है, फ्रेंड्स सब्सटेंशियल की कोई परिभाषा नहीं है एज सच, तो उस पर्टिकुलर केस में देयर आर चांसेस कि आपके उस पर्टिकुलर ईयर का केस स्क्रूटनी में सेलेक्ट हो जाए। You must have proper documentation regarding that carry forward losses, conversion of company into LLP। इन चीजों का आपको ध्यान रखते हुए डिसाइड करना है कि any other deduction amount we have to show or not। ये भी एक छोटा सा इश्यू आता है कि किस तरीके से इसको डिस्क्लोज किया जाए। फ्रेंड सेम प्रॉब्लम आपके अमालगमेशन के केस में भी आ सकती है और एनी अदर टाइप ऑफ कन्वर्जन, जहां पे एक एंटिटी के लॉसेस का बेनिफिट किसको मिलता है, दूसरी एंटिटी को। ऑर्डर ऑफ सेट ऑफ लॉसेस, क्या ये मेरे हाथ में है? मैं चाहता हूं कि एक पर्टिकुलर हेड का लॉस है, लाइक हाउस प्रॉपर्टी लॉस, मैं चाहता हूं कि वो बिजनेस इनकम से सेट ऑफ हो, आई एम इनटू 30% स्लैब, मैं चाहता हूं कि वो कैपिटल गेन से सेट ऑफ ना हो। कैपिटल गेन्स मे बी टैक्सेबल एट 20%, मे बी 15%, मे बी 10%। बिजनेस लॉस, आई वांट टू सेट ऑफ विद हाउस प्रॉपर्टी इनकम, और मे बी नॉर्मल शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्सेबल एट स्लैब रेट्स। फ्रेंड्स लीगली इफ आई टॉक अबाउट, तो लॉ में कहीं पर भी सेट ऑफ का मैकेनिज्म नहीं दे रखा कि पर्टिकुलर हेड का लॉस आपको किस ऑर्डर में सेट ऑफ करना है। दैट मींस इट इज चॉइस ऑफ द असेसी। बट फ्रेंड्स आज के दिन अगर इनकम टैक्स को देखें
तो कहीं ना कहीं इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी गवर्न कर रही है। यू आर बाउंड बाय दैट पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर, क्योंकि वो खुद सेट ऑफ करता है कि कौन सा लॉस किस इनकम से सेट ऑफ होगा, आप चेंज नहीं कर सकते। गवर्नमेंट यूटिलिटीज में ये चीज पॉसिबल नहीं है। आई हैव हर्ड दैट इन प्राइवेट सॉफ्टवेयर दैट इज क्वाइट पॉसिबल, बट मेरा मानना यह है कि जो सीपीसी बेंगलोर के अंदर सॉफ्टवेयर रन कर रहा है, दैट विल बी अलाइंड एंड दैट मस्ट बी अलाइंड विद द गवर्नमेंट यूटिलिटीज फॉर फाइलिंग द इनकम टैक्स रिटर्न। इट मींस अगर आप मैन्युअली उसको प्राइवेट सॉफ्टवेयर के थ्रू ऑर्डर ऑफ सेट ऑफ चेंज कर भी देते हैं, तो देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि जब 143(1) में प्रोसेस हो तो आपको उस तरीके से सेट ऑफ का बेनिफिट शायद ना मिले। दैट यू हैव टू टेक केयर फ्रेंड्स। अगर आप अपने हिसाब से सेट ऑफ करते हैं और अकॉर्डिंगली टैक्सेस पे करते हैं, तो यू मस्ट बी प्रिपेयर्ड फॉर लीगल लिटिगेशन। तो ये चीजें क्लियर होनी चाहिए फ्रेंड्स। लीगली वी आर साउंड कि ये मेरा पर्सपेक्टिव है कि मैं एक पर्टिकुलर लॉस किस पर्टिकुलर इनकम से सेट ऑफ करूं। आप डिसाइड नहीं कर सकते, क्योंकि लॉ में इसके बारे में कुछ भी नहीं। बट फ्रेंड्स, हर चीज पे वी हैव टू गो फॉर बेनिफिट वर्सेस कॉस्ट एनालिसिस, कि अगर मैं लीगल लिटिगेशन में जाऊंगा तो कितनी कॉस्ट इंकर होगी वर्सेस मेरे को कितने रुपए का बेनिफिट मिलेगा। So that you have to take care of. Friends, पिछले 3-4 साल से we all know that there is a change in the income tax returns, specifically business returns. पहले वहां पर एक ही प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट हुआ करता था, बट पिछले 3-4 साल से उन्होंने क्या करा, मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट अलग, ट्रेडिंग अकाउंट अलग और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट अलग। अगर आप देखें तो ट्रेडिंग अकाउंट के अंदर सेल ऑफ गुड्स, सेल ऑफ सर्विसेज वर्ड्स यूज किए हुए हैं एंड अदर इनकम्स। और जब आप पीएनएल अकाउंट में जाते हैं तो वहां पर लिखा हुआ है कमीशन इनकम, रेंट इनकम, एग्रीकल्चर इनकम, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट, बहुत सारे इनकम्स के बारे में रेफरेंस दिया हुआ है। Now the question arises how to decide whether I have to disclose a particular income in trading account or a particular income in P&L account. Friends, अगर मैं अकाउंटिंग पॉलिसीज के बेसिस पे देखूं तो जो एंटिटी का मेन बिजनेस है वो सारे क्या कहलाते हैं, ऑपरेटिंग रेवेन्यूज, तो दैट मस्ट बी डिस्क्लोज एज पार्ट ऑफ ट्रेडिंग अकाउंट। और जो कैजुअल इनकम्स हैं या जो मेन एक्टिविटी नहीं है, दैट कैन बी डिस्क्लोज एज पार्ट ऑफ P&L अकाउंट एंड नॉट पार्ट ऑफ ट्रेडिंग अकाउंट। बट फ्रेंड्स, जब हम बुक्स की बात करते हैं तो बुक्स के अंदर हेड्स का कंसेप्ट नहीं होता, बट जब हम इनकम टैक्स की बात करते हैं तो देयर इज कंसेप्ट ऑफ हेड्स ऑफ इनकम एंड अकॉर्डिंगली कैलकुलेशंस आर मेड। तो वी हैव टू टेक केयर। एंड फ्रेंड्स, आई हैव सीन सम लीगल केसेस जहां पे ये डिस्प्यूट आता है कि एसएससी ने खुद ने ये पर्टिकुलर इनकम ट्रेडिंग अकाउंट का पार्ट नहीं माना, P&L अकाउंट का पार्ट माना है, तो हाउ इट कुड बी बिजनेस इनकम और वाइस वर्सा। फ्रेंड्स, इश्यूज आते हैं, मान लो मेरे पास ब्रॉड फॉरवर्ड लॉसेस है, बिजनेस लॉसेस, एंड करंट ईयर इन आई एम हैविंग सम कमीशन इनकम। अगर देखिए मेरा कमीशन एक्टिविटीज में इन्वॉल्वमेंट एक लॉन्ग रन का है, पर्सपेक्टिव है, तो आई कैन से दैट दिस इज टैक्सेबल अंडर हेड बिजनेस इनकम एज पार्ट ऑफ बिजनेस इनकम एंड नॉट अदर सोर्सेस। बट फ्रेंड्स, मे बी द पर्सन सिटिंग ऑन द अदर साइड ऑफ द टेबल, उसका पर्सपेक्टिव हो सकता है कि नहीं, किसी भी तरीके से प्रूव किया जाए दैट दिस इज पार्ट ऑफ इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज, सो दैट ब्रॉड फॉरवर्ड बिजनेस लॉसेस उस पर्टिकुलर कमीशन इनकम से सेट ऑफ नहीं हो। And friends, in that particular case, one of the factor, I'm not saying the conclusive, कि आपने इनकम टैक्स रिटर्न भरते समय, बुक्स बनाते समय कमीशन इनकम को क्या माना है। Friends, if you're disclosing that particular commission income as part of P&L account and not trading account, that means it gives an idea that it is your belief also कि ये मेरी पैसिव इनकम है, ये मेरी मेन इनकम नहीं है। And in my view, in that particular case, that commission income must be filled as part of trading account, that is sale of services. Friends, इस nomenclature पे मत जाओ कि P&L account के अंदर वहां पे स्पेसिफिकली कुछ इनकम्स के नाम लिखे हुए हैं। Friends, if I am into the business of money lending, अब P&L account के अंदर सेपरेटली एक कॉलम आ रहा है इंटरेस्ट इनकम का, तो क्या मैं इंटरेस्ट वहां दिखाऊंगा? नो। If I'm into leasing business, वहां पे रेंट का अलग से कॉलम है, तो क्या रेंट वहां दिखाऊंगा? नो, दैट इज पार्ट ऑफ माय सेल ऑफ सर्विसेज। फ्रेंड्स, दैट विल बिकम पार्ट ऑफ ट्रेडिंग अकाउंट एंड नॉट P&L अकाउंट। प्लीज टेक केयर ऑफ दैट। ज्यादा ज्यादा आप ये कर सकते हैं कि ट्रेडिंग अकाउंट में अदर इनकम में नेचर स्पेसिफाई करके अमाउंट लिख दीजिए, बट अगर आपके अनुसार एक पर्टिकुलर इनकम बिजनेस हेड में टैक्सेबल है, तो फ्रेंड्स, इन माय ओपिनियन दैट इनकम मस्ट बी डिस्क्लोज एज पार्ट ऑफ ट्रेडिंग अकाउंट एंड नॉट एज पार्ट ऑफ अदर्स, एज पार्ट ऑफ P&L अकाउंट।
एंड अनदर एस्पेक्ट विच वी मस्ट टेक केयर ऑफ, फ्रेंड्स, आपसे पूछा जाता है कि एसएससी की मेन बिजनेस एक्टिविटीज बताओ, अलॉन्ग विद रेलेवेंट कोड्स वगैरह हमें सिलेक्ट करने होते हैं। तो फ्रेंड्स, अगर कुछ पर्टिकुलर इनकम अगर एसएससी के अनुसार प्लस रेलेवेंट फैक्टर्स के अनुसार अगर बिजनेस हेड में टैक्सेबल है, तो दैट नेचर ऑफ इनकम मस्ट आल्सो बी रिपोर्टेड एज पार्ट ऑफ दैट नेचर ऑफ एक्टिविटीज अंडरटेकन बाय द एसएससी। फ्रेंड्स, वहां पे आप मल्टीपल कोर्स भी सिलेक्ट कर सकते हैं, देयर इज नो डिनाई, कोई मना नहीं किया हुआ। बट फ्रेंड्स, अगर किसी भी चीज को अगर सब्सटेंशिएट करना है तो वी हैव टू टेक अ होलसम अप्रोच, सारी चीजें ध्यान रखनी है, और जो जो फैक्टर्स हम अपने लिए पॉजिटिव हो सकते हैं, क्यों नहीं उनका ध्यान रखा जाए। ऑब्वियसली यू नीड टू प्रूव कि हाँ आप लॉन्ग रन में कमीशन एक्टिविटीज में इन्वॉल्व हो, या आपका मेन काम ही रेंटिंग का है, दैट यू नीड टू एस्टैब्लिश। बट ये कुछ ना कुछ ऐसे फैक्टर्स हैं जो उस चीज को, फ्रेंड्स, मैं कंक्लूसिव नहीं कहूंगा, बस परसुएसिव एविडेंस तो है, तो इस चीज का ध्यान रखें। सिमिलरली, अगर रेंटिंग एक्टिविटी आपके अनुसार हाउस प्रॉपर्टी हेड में टैक्सेबल है, बिजनेस हेड में टैक्सेबल नहीं है, तो दैट शुड बी डिस्क्लोज एज पार्ट ऑफ P&L अकाउंट एंड नॉट एज पार्ट ऑफ ट्रेडिंग अकाउंट। चलते हैं जी आगे। फ्रेंड्स, यहां तक कोई भी डाउट और क्वेरी हो तो प्लीज आस्क। कोई भी आपको पर्टिकुलर इशू आपको आ रहा हो इनकम टैक्स रिटर्न भरने में, किस पर्टिकुलर कॉलम में किस प्रकार से मैं इसको भरूं, क्या लीगल व्यू होना चाहिए। फ्रेंड्स, न्यू टैक्स रिजीम कंपनी के केस में लास्ट ईयर से इंट्रोड्यूस किया था कि कंपनी अगर बहुत सारे बेनिफिट्स हैं, अगर आप परपेचुइटी में फोरगो कर देते हो, तो उस पर्टिकुलर केस में कंपनी के ऊपर टैक्स रेट 22% अप्लाई होगा, 25 और 30 अप्लाई नहीं होगा। बट उसमें एक प्री कंडीशन और थी कि फॉर्म नंबर 10 IC फाइल करना है। फ्रेंड्स, फॉर्म नंबर 10 IC वंस इन अ लाइफ फाइल होगा एंड दैट इज वैलिड इन परपेचुइटी। अगर लास्ट ईयर कंपनी ने फॉर्म नंबर 10 IC फाइल करके 22% का रेट अडॉप्ट किया था, तो करंट ईयर में दोबारा से फॉर्म 10 IC फाइल करने की जरूरत नहीं है, दैट इज वैलिड इन परपेचुइटी। हाँ, लास्ट ईयर अगर आपने 25% या 30% में कवर अप थे, यू डू नॉट विश टू गो फॉर 10 IC 115BAA, और इस साल जाना चाहते हो तो इस साल 10 IC फाइल करना पड़ेगा। दैट मींस आप 115BAA लाइफ टाइम कभी भी ऑप्ट कर सकते हो, बट एक बार ऑप्ट कर लिया तो दैट इज वैलिड इन परपेचुइटी। तो इस चीज का ध्यान रखें कि किस किस कंपनी के लिए लास्ट ईयर फॉर्म नंबर 10 IC गया था और किसके लिए नहीं गया था। हाँ जी, बिल्कुल जी, प्रेरणा जी आप सही कह रहे हैं, 115BAA, तो दैट यू हैव टू टेक केयर ऑफ। इंडिविजुअल HUF, फ्रेंड्स, न्यू टैक्स रिजीम इसी असेसमेंट ईयर से इंट्रोड्यूस करिए, और वहां पर भी इन्होंने कहा है कि अगर आपका बिजनेस हेड एप्लीकेबल नहीं है, तो उस पर्टिकुलर केस में आपके पास हर साल ऑप्शन होगा कि आप न्यू टैक्स रिजीम में जाना चाहते हो और ओल्ड टैक्स रिजीम में कंटिन्यू करना चाहते हो। बट अगर आपके ऊपर बिजनेस हेड एप्लीकेबल है, तो उस पर्टिकुलर केस में दिस विल बी योर वन टाइम डिसीजन। आप हर साल ऐसे इंडिविजुअली चेंज नहीं कर सकते, एक बार जाने के बाद वापस आ सकते हो, पर वापस आने के बाद आप फ्यूचर में कभी भी न्यू टैक्स रिजीम ऑप्ट नहीं कर पाओगे। दैट मींस अगर असेसी इज लायबल टू फाइल ITR 1 और 2, तो फ्रेंड्स फॉर्म नंबर 10 IE फाइल करने की जरूरत नहीं है, रिटर्न के अंदर ही ऑप्शन सेलेक्ट करना इज मोर देन एनफ। बट अगर एसएससी इज लायबल टू फाइल ITR 3 और 4, तो फ्रेंड्स 10 IC अगर न्यू टैक्स रिजीम में जा रहा है, तो रिटर्न फाइल करने से पहले फॉर्म नंबर 10 IE फाइल करना पड़ेगा। फ्रेंड्स, इसमें एक चीज का ध्यान रखना है, अगर एक पर्टिकुलर पर्सन किसी फर्म या LLP में पार्टनर है और उस पार्टनरशिप फर्म से या LLP से ना कोई रेम्यूनरेशन मिल रही है, ना ही कोई इंटरेस्ट मिल रहा है, और प्रॉफिट शेयर भी 0, whatever the reason, is business head applicable for that particular individual? Yes, friends. In my opinion, on that particular individual, business head is applicable, and if business head is applicable, that is more than enough to file ITR 3 first of all, and to file form number 10 IE if that assessee, that individual wish to opt for new tax regime. इस चीज का ध्यान रखना कि फर्म से कोई भी प्रॉफिट शेयर इनकम डिराइव हो रही है नहीं हो रही है, इट इज मोर देन एनफ टू बी पार्टनर। और फ्रेंड्स, इसका उदाहरण तुम्हें एक पर्टिकुलर फैक्ट से जो हमने फेस किया था, एक पर्टिकुलर इंडिविजुअल जो फर्म LLPs में पार्टनर है, बट फर्म LLP से कोई भी रेम्यूनरेशन नहीं है, कोई भी आपका प्रॉफिट शेयर भी 0 है, इंटरेस्ट भी 0, एंड ही इज सीनियर सिटीजन। इसके अलावा उनकी बिजनेस हेड में कोई भी एप्लीकेबिलिटी नहीं, नॉट नथिंग। रेंट इनकम है, सैलरी इनकम है, मे बी सम कैपिटल गेन्स, मे बी सम अदर सोर्सेस। और फ्रेंड्स, इनकम टैक्स लॉ में लिखा हुआ है कि अगर कोई पर्टिकुलर सीनियर सिटीजन और बिजनेस हेड एप्लीकेबल नहीं है, तो उस पर्टिकुलर केस में उसके ऊपर एडवांस टैक्स पे करने की लायबिलिटी
नहीं, देयर इज नो रिक्वायरमेंट टू पे एडवांस टैक्स। अब एडवांस टैक्स जमा नहीं करवाया तो क्या 234C एप्लीकेबल होगा? नाउ दैट्स द क्वेश्चन। फ्रेंड्स, वी हैव सीन द केसेस जहां पर सीपीसी के थ्रू प्रोसेस हुआ, वी फाइल द रिटर्न, वी टेक अ व्यू कि नहीं बिजनेस हेड एप्लीकेबल नहीं होना चाहिए क्योंकि इनकम जीरो, देयर इज नो इनकम अंडर बिजनेस हेड। बिजनेस हेड इज एप्लीकेबल बट देयर इज नो इनकम। बट फ्रेंड्स, सीपीसी में जब प्रोसेस हुआ तो वहां से डिमांड आई, दैट मींस द गवर्नमेंट हैज अ बिलीव व्हाइल मेकिंग द सॉफ्टवेयर कि बिजनेस हेड एप्लीकेबिलिटी इज मोर देन एनफ, एक्चुअल इनकम मे बी जीरो, मे नॉट बी जीरो, मे बी लॉसेस। और फ्रेंड्स, वहां पर 234B और C दोनों का इंटरेस्ट लगा आया, ऑल्दो एसएससी हैज डिपॉजिटेड एडवांस टैक्स बट वो थोड़ा बहुत शॉर्टफॉल था, तो वहां से 4 या 5 हजार रुपए की उस कारण से डिमांड आई। तो इस चीज का ध्यान रखना। एंड फ्रेंड्स, दैट्स व्हाई इफ यू रिमेंबर 4 या 5 साल पहले जब फॉर्म्स में क्या था कि अगर सिर्फ आप फर्म में पार्टनर हो तो उस पर्टिकुलर केस में ITR 2 फाइल कर सकते, बट वो 1 साल ही रहा। अगले साल गवर्नमेंट ने कहा कि नहीं, अगर आप फर्म एलएलपी में पार्टनर हो तो ITR 3 भरनी पड़ेगी, उस पर्टिकुलर केस में ITR 2 अलाउ नहीं है। अक्षय गुप्ता जी कह रहे हैं क्या रिटर्न भरने के बाद हम फॉर्म नंबर 10I भर सकते हैं? अक्षय जी देखिए, मैं मान के चलता हूं कि आप रिटर्न भरने के बाद फॉर्म 10I भर सकते हैं, बट आपको ये सारे काम ऑन और बिफोर ड्यू डेट ऑफ ITR करने हैं। अगर किसी कारण से रिटर्न फाइल हो गई और फॉर्म नंबर 10I रह गया है तो फॉर्म नंबर 10I फाइल करके रिटर्न को रिवाइज कर दें, क्योंकि आपको रिटर्न के अंदर फॉर्म नंबर 10I का एक्नॉलेजमेंट नंबर और डेट ऑफ फाइलिंग दोनों रिपोर्ट करनी है। तो उस चीज का ध्यान रखेंगे। उस पर्टिकुलर केस में हाईली एडवाइजेबल कि आप उसे क्या कर दें, रिटर्न को रिवाइज कर दें। दामोदर अग्रवाल जी, मैं आपकी थोड़ी सी क्वेरी को अप्रिशिएट नहीं कर पाया। वो लिख रहे हैं इनकम अदर देन बिजनेस इनकम कैन बी शोन अंडर कैपिटल अकाउंट। कैपिटल अकाउंट से मैं अप्रिशिएट नहीं कर पाया। एंड कैलकुलेशन ऑफ ऑल इनकम केयर टेकन व्हाइल डिक्लेयरिंग इनकम इन रिटर्न। शायद दामोदर अग्रवाल जी ये कहना चाह रहे हैं कि पर्टिकुलर असेसी है सोल प्रोप्राइटर और वो बिजनेस इनकम के अलावा और भी बहुत सारी इनकम अर्न करता है विच आर नॉट पार्ट ऑफ हिज बिजनेस। तो क्या जरूरी है कि बुक्स में जो P&L अकाउंट बनाया जाए उसके अंदर वो सारी इनकम्स रिपोर्टेड हो? एम आई राइट दामोदर अग्रवाल जी, जो आप पूछना चाह रहे हैं शायद यही कि जी मैं P&L अकाउंट बनाऊं, उसमें सिर्फ बिजनेस रिसीट्स दिखाऊं, बाकी सारी इनकम जब मैं ITR भरूं तो वहां पे मैं डिस्क्लोज कर दूं एज पार्ट ऑफ हाउस प्रॉपर्टी, सैलरी, कैपिटल गेन, अदर सोर्सेज, व्हाटएवर। दामोदर अग्रवाल जी, अगर मैं क्वेरी को सही समझाऊं तो प्लीज से समथिंग सो दैट आई कैन आंसर अकॉर्डिंगली। ओके, उन्होंने कहा यस। फ्रेंड्स देखिए, जब हम सोल प्रोप्राइटर की बात करते हैं तो बचपन से हम अकाउंट्स पढ़ते आ रहे हैं, सिंस 11th क्लास इफ आई टॉक अबाउट। फ्रेंड्स वहां पर हमने कंसेप्ट पढ़ा था कि जब बुक्स ऑफ अकाउंट्स बनाई जाती है बिजनेस की, तो जब हम बुक्स ऑफ अकाउंट्स बनाते हैं तो वहां पे एक प्रिंसिपल होता है कि उसका जो ओनर है और जो बिजनेस है वो एक सेपरेट है फॉर द पर्पस ऑफ मेंटेनेंस ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट्स। इनकम टैक्स के पर्पस से देखिए दोनों एक हैं। तो जब हम बुक्स ऑफ अकाउंट्स बनाते हैं तो हम कहते हैं कि ये कैपिटल अकाउंट एक लायबिलिटी है, दैट्स व्हाई इट इज शोन इन लायबिलिटी कि भाई इतना पैसा ओनर को देना भाई साहब। तो फ्रेंड्स जब मैं ये मान के चलता हूं कि जब हम बुक्स ऑफ अकाउंट्स बनाते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते हैं बिजनेस का, तो दैट शुड नॉट इंक्लूड अदर इनकम्स विच आर नॉट पार्ट एंड पार्सल ऑफ बिजनेस। वहां पे ओनली बिजनेस रिलेटेड ही रिसीट्स रिकॉर्ड होनी चाहिए। राइट, मे बी पॉसिबल दैट सोल प्रोप्राइटर इज मेंटेनिंग ओनली सिंगल बैंक अकाउंट जिसके अंदर बिजनेस रिसीट्स भी क्रेडिट होती हैं और बाकी इनकम्स भी क्रेडिट होती हैं। फ्रेंड्स इन दैट केस यू मे हैव टू प्रिपेयर P&L अकाउंट जहां पे आपको सारी इनकम डिस्क्लोज करनी पड़ेगी। ये देखिए सिंगल बैंक अकाउंट है, उसको तो ऑब्वियस सी बात है बिजनेस का पार्ट मानना पड़ेगा, और बिजनेस का पार्ट मानेंगे तो उसमें अगर कोई भी इनकम ऐसी क्रेडिट हो रही है जो बिजनेस का पार्ट नहीं है, दैट नीड टू बी रिपोर्टेड। अब फ्रेंड्स उसमें 2 अकाउंटिंग पॉलिसीज आप अडॉप्ट कर सकते हो कि उन इनकम्स को आप P&L का पार्ट बना दो, ट्रेडिंग का मत बनाओ, P&L अकाउंट का पार्ट बना दो, या आप बुक्स में जनरल एंट्री पास करो और डायरेक्टली आप कैपिटल अकाउंट को क्या कर दो, क्रेडिट, बैंक टू कैपिटल अकाउंट कि जी पैसा आया
बिजनेस का पार्ट नहीं था, तो हमने तो ये माना कि ये सोल प्रोप्राइटर ने कैपिटल कंट्रीब्यूशन किया है, इसलिए हमने कैपिटल अकाउंट को क्रेडिट कर दिया। तो देयर आर टू अप्रोचेस, आई थिंक इन बोथ द अप्रोचेस देयर इज नो प्रॉब्लम। मेरे हिसाब से उसमें प्रॉब्लम नहीं है। हाईली एडवाइजेबल यही है कि दैट सोल प्रोप्राइटर मस्ट मेंटेन टू बैंक अकाउंट्स, वन फॉर बिजनेस, वन फॉर अदर रिसीट्स, सो दैट फ्रेंड्स एक तो बुक्स ऑफ अकाउंट्स के अंदर अदर रिसीट्स का कोई इंपैक्ट नहीं आएगा। दूसरा, जब एक चार्टर्ड अकाउंटेंट का वो स्कोप ऑफ ऑडिट क्लियर करेगा, मे बी टैक्स ऑडिट फर्स्ट ऑफ ऑल इफ आई टॉक अबाउट, तो फ्रेंड्स वहां पे भी एक स्कोप क्लियर रहेगा कि बाकी इनकम्स के ऊपर एज ए चार्टर्ड अकाउंटेंट आई नीड नॉट फोकस एट ऑल। मुझे किस पे फोकस करना है? सिर्फ और सिर्फ बिजनेस पे। तो आप कर सकते हैं कि कैपिटल अकाउंट का पार्ट दिखाया डायरेक्टली पीएनएल अकाउंट में रिपोर्टेड नहीं है, कैपिटल अकाउंट के बैलेंस में आ रहा है, और आप बाकी इनकम्स को जब अकाउंट फॉर आप अदर हेड्स पे शो करना चाहें, दैट इज ऑल्सो अप्रोच पॉसिबल। आई होप आई एम क्लियर दामोदर अग्रवाल जी। चलते हैं, हमारे पास एक क्वेरी और आई है। In an invoice for sale of goods for say rupees 1 lakh, freight of rupees 5,000 is also charged. Total invoice amount of rupees 1 lakh 5,000 on one amount TDS under section 194Q should be deducted. प्रेरणा जैन जी इस पर्टिकुलर एस्पेक्ट को यहाँ पर डिस्कस नहीं करेंगे, थोड़ा हम टॉपिक से डेविएट कर जाएंगे। अगर लास्ट में टाइम परमिट करेगा तो वी विल डिस्कस अदर क्वेरीज व्हिच आर नॉट रिलेटेड टू दिस पर्टिकुलर टॉपिक वी आर डिस्कसिंग टुडे, एंड यू कैन कॉल मी पर्सनली, नो इश्यूज इन दैट। अगर हम आज डिस्कस नहीं कर पाते, आई विल ट्राई माय बेस्ट टू गिव माय पर्सनल एडवाइस इन दिस पर्टिकुलर केस। फ्रेंड्स, अब एक चीज का और ध्यान रखें, अगर एक पर्टिकुलर पर्सन को वन टाइम कमीशन मिलता है, एंड दैट हैपेंस, कई बार होता है कि एक पर्टिकुलर पर्सन किसी ट्रांजैक्शन में असिस्ट कर देता है एंड ही गेट्स कमीशन वन टाइम। अब फ्रेंड्स, वन टाइम कभी इन्वॉल्वमेंट हो भी गया तो इन एनी केस वो उस एसएससी का बिजनेस नहीं है। जब बिजनेस नहीं है तो वो कमीशन इनकम कौन से हेड में टैक्सेबल? अदर सोर्सेस। एंड इट इज आल्सो पॉसिबल दैट एसएससी इज ऑप्टिंग फॉर न्यू टैक्स रिजीम। कमीशन इनकम है, अदर सोर्सेज हेड में जा रही है, और इधर वो न्यू टैक्स रिजीम ऑप्ट कर रहा है। बट फ्रेंड्स, आई हैव सीन द केसेस जहां पे डिपार्टमेंट में 143(1) में नोटिस आता है कि ये पर्टिकुलर इनकम आपके बिजनेस हेड में टैक्सेबल होनी चाहिए, क्योंकि आपका टीडीएस 194J में डिडक्ट हुआ है, 194H में डिडक्ट हुआ है, एंड दैट हैपेंस। फ्रेंड्स, उस चीज में ध्यान रखें कि अगर कल को आप मान लो ये इस्टेब्लिश हो जाता है कि वो कमीशन इनकम कौन से हेड में जाएगी? बिजनेस हेड में जाएगी, अदर सोर्सेज हेड में नहीं जाएगी, और आपने न्यू टैक्स रिजीम ऑप्ट की थी, चूंकि उन्होंने आपने कमीशन को अदर सोर्सेज का पार्ट दिखाया, तो ऑब्वियस सी बात है फॉर्म नंबर 10I फाइल नहीं किया होगा, क्योंकि ITR 2 भरी होगी या 1 भरी होगी, और उस पर्टिकुलर केस में 10I की जरूरत नहीं है। बट अगर उस इनकम का रिक्लासिफिकेशन होता है और उसे बिजनेस हेड में टैक्सेबल किया जाता है, और चूंकि आपने 10I फाइल नहीं किया, इट मे बी पॉसिबल द डिपार्टमेंट में हेल्ड कि हम आपको न्यू टैक्स रिजीम का बेनिफिट नहीं देंगे, वी विल अप्लाई ओल्ड टैक्स रिजीम, वी विल अप्लाई ओल्ड टैक्स रिजीम। तो फ्रेंड्स, अगर ये डिसीजन एसएससी लेता है, प्लस आप फैक्ट्स को देखते हुए डिसीजन लेते हो कि कमीशन इनकम इन दिस पर्टिकुलर केस शुड बी टैक्सेबल एज पार्ट ऑफ अदर सोर्सेज एंड नॉट बिजनेस इनकम, तो इस एस्पेक्ट को भी अकाउंट फॉर करके चलना कि हम 10I फाइल नहीं कर रहे हैं। कल को अगर डिस्प्यूट आएगा तो 10I नहीं फाइल करने के कारण डिस्प्यूट अराइज हो सकता है, दैट वी शुड टेक केयर ऑफ। फ्रेंड्स, बैंक्स में छोटा सा एस्पेक्ट है, ध्यान रखना, लास्ट ईयर बहुत सारे मर्जर्स हुए थे, उनके सबके IFSC कोड चेंज हो चुके हैं, मे बी बैंक अकाउंट नंबर भी हो सकता है चेंज हो चुका हो, पोर्टल पे भी वैलिडेट नहीं कर रखा हो, तो उस चीज का ध्यान रखना कि नया IFSC कोड भरना है, प्लस पोर्टल पे भी उसको वैलिडेट करना है। फ्रेंड्स, दूसरा, इनकम टैक्स लॉ ITR फॉर्म्स आपको परमिट करते हैं कि आप मल्टीपल बैंक अकाउंट्स को सिलेक्ट कर सकते हैं फॉर द पर्पस ऑफ रिफंड, मिनिमम 1, ऊपर में कोई लिमिट नहीं है। अगर आपने एक से ज्यादा बैंक अकाउंट रिफंड के लिए सिलेक्ट किए हैं तो कंप्यूटर किसी भी अकाउंट में रिफंड दे सकता है, प्रोवाइडेड वो आपके इनकम टैक्स पोर्टल पे वैलिडेटेड। But I have heard that in case of some private softwares, may not be all, I have no idea about the private softwares, कि उस पर्टिकुलर केस के अंदर आपका वो सॉफ्टवेयर, प्राइवेट सॉफ्टवेयर परमिट नहीं कर रहा एक से ज्यादा बैंक अकाउंट को नॉमिनेट करने के लिए फॉर द पर्पस ऑफ रिफंड। तो इस चीज का ध्यान रखें, इट इज परमिटेड बाय इनकम टैक्स रिटर्न्स, गवर्नमेंट यूटिलिटीज एंड एज पर लॉ इवन, बट प्राइवेट सॉफ्टवेयर के अंदर यह भी एक प्रॉब्लम है, तो इस चीज का ध्यान रखें। फ्रेंड्स, सैलरीज हेड, आई थिंक मैनी हैव रिसीव्ड नोटिसेस, HRA एग्जेम्पशन में सबसे ज्यादा नोटिसेस आए हैं जितना मैंने सुना है।
कि जी एचआरए की एग्जेम्पशन हमारे अनुसार आपकी 0 है, आप 8 लाख रुपए क्लेम कर रहे हो, हमारे हिसाब से 0 है, क्यों नहीं एचआरए एग्जेम्पशन डिनाई की जाए। असेसी वहां पे सब कुछ एक्सप्लेन भी करता है कि नहीं जी मुझे एचआरए मिला है, ये है वो है, कैलकुलेशन है, बट अल्टीमेटली 143(1) में इंटीमेशन आता है और एचआरए की एग्जेम्पशन डिनाई हो जाती है। फिर उस एसएससी का फोन आता है प्रोफेशनल के पास। फ्रेंड्स यहाँ पर मेनली वो एसएससी हैं जो रिटर्न खुद फाइल करते हैं, ये मानते हुए कि ये सिर्फ एक रिटर्न फाइलिंग है, बहुत ही छोटा काम है, प्रोफेशनल्स ऐसे ही है, कुछ नहीं आता जाता उनको। उसके बाद फ्रेंड्स उन एसएससीज का फोन आता है प्रोफेशनल के पास, उसमें भी वो एसएससी कोशिश करते हैं कि हमें फ्री ऑफ कॉस्ट एडवाइस मिल जाए, और कहते हैं जी ये तो डिपार्टमेंट पागल है, गवर्नमेंट पागल है, ये है वो हरासमेंट कर रखा है, हमें एचआरए की एग्जेम्पशन नहीं दी, एवरीथिंग इज एक्सप्लेन। देन वी आस्क कि भाई साहब रेलेवेंट डाटा शेयर करो, आप अपनी आईटीआर फॉर्म हमें दो, प्लस 143(1) का इंटीमेशन दो, देन वी विल बी एबल टू आइडेंटिफाई कि क्यों आपका एचआरए एग्जेम्पशन डिनाई हुआ। तो हमें पता चलता है कि जब उसने आईटीआर फिल करी तो वहां पर उसने सैलरी का ब्रेकअप नहीं पढ़ा, पूरा अमाउंट उसने कहां शो कर दिया, एज पार्ट ऑफ बेसिक पे। काम जल्दीबाजी के करने। फ्रेंड्स अब जब कंप्यूटर कैलकुलेट करेगा उसके हिसाब से जब एचआरए रिसीव ही नहीं हुआ तो एचआरए रिसीव ही नहीं हुआ तो एग्जेम्पशन किस बात की। Friends, in income tax return, except in case of ITR 1, we are supposed to provide salary breakup. Basic salary कितनी, HRA कितना, DA कितना, bonus कितना, terminal benefits कितने, each and everything gross amount has to be reported according to the nature of receipts. और उसके बाद exemption डालेंगे। Friends, अगर properly return filled up होगी तो definitely HRA का exemption का benefit मिलेगा। जब हमने रिटर्न ही गलत भरी है तो फ्रेंड्स कंप्यूटर प्रोसेसिंग में बेनिफिट नहीं मिलेगा। इवन आप 143(1) के नोटिस के अगेंस्ट भी जवाब देते हो, वहां पे सिर्फ रिटर्न जवाब दे सकते, कोई अटैचमेंट नहीं लगा सकते। फ्रेंड्स दे आर नॉट गिविंग एनी बेनिफिट। उसके बाद दो ही अप्रोच बनती है, या तो आप सीआईटी प्लीज में अपील फाइल करें। बट फ्रेंड्स ये ध्यान रखना, गलती एसएससी की है, गलती यहां पर डिपार्टमेंट की, गवर्नमेंट की नहीं है। इट्स आवर मिस्टेक। दूसरा ऑप्शन, आप रेक्टिफिकेशन ऑनलाइन फाइल करें, रेक्टिफिकेशन के पार्ट में आप रेक्टिफाइड रिटर्न फाइल करें और वहां पर आप कॉरेस्पॉन्डिंग कॉलम्स के अंदर इनकम्स को भरें, तो फ्रेंड्स वो बेनिफिट मिल जाता है। अभी रिसेंटली वो ऑप्शन भी नए पोर्टल पे स्टार्ट हो चुका है, जहां पे आप रेक्टिफिकेशन के पार्ट में आप रेक्टिफाइड रिटर्न, आईटीआर, एक्सएमएल आप फाइल कर सकते हैं। बट फ्रेंड्स ये ध्यान रखना, रेक्टिफिकेशन के रूप में रेक्टिफाइड एक्सएमएल फाइल करेंगे तो आपकी ग्रॉस टोटल इनकम जो आपने ओरिजिनली फाइल की थी और रेक्टिफाइड रिटर्न में फाइल कर रहे हैं, दैट मस्ट बी सेम, वहां पे डिफरेंस नहीं आना चाहिए। अगर ₹1 का भी डिफरेंस है तो आप रेक्टिफाइड रिटर्न अपलोड नहीं कर सकते। तो फ्रेंड्स गवर्नमेंट को या डिपार्टमेंट को गलत बोलने से पहले हम देखें कि क्या हमने गलत किया या नहीं किया। फ्रेंड्स आई एम डीलिंग विद अ पर्टिकुलर केस वेयर देयर इज अ डिमांड ऑफ रुपीज अप्रॉक्सीमेट 5 लाख समथिंग एंड दैट्स बिकॉज ऑफ एचआर एग्जेम्पशन ओनली। फ्रेंड्स वो डिनाई हो गया, अच्छा खासा एचआर एग्जेम्पशन था, ईच एंड एवरीथिंग इज देयर, 5 लाख रुपए से ऊपर की डिमांड आई है अलॉन्ग विद इंटरेस्ट। अब नए पोर्टल के कारण वो सक्सेसफुली भी अपलोड नहीं हो पा रहा, कुछ वो टेक्निकल इश्यूज आ रहे हैं। फ्रेंड्स अदर सोर्सेज हेड में आपने देखा होगा इस साल से वो डिविडेंड की इनकम, वो तो आपको सबको पता है कि इस साल से डिविडेंड टैक्सेबल कर दिया, दैट्स व्हाई नीड टू रिपोर्ट डिविडेंड इनकम आल्सो एज पार्ट ऑफ टैक्सेबल इनकम। वो क्वार्टर वाइज डिटेल मांग रहा है। क्वार्टर वाइज से यहाँ पे मतलब कि 15 जून तक आपका कितना डिविडेंड, 15 जून से 16 जून से 15 सितंबर, देन 15 दिसंबर, देन 15 मार्च, फिर 31 मार्च। पहले सिर्फ कैपिटल गेन्स के केस में ये ब्रेकअप मांगा जाता था, अब डिविडेंड के केस में भी डिमांड हो। एनीवन नो द पर्पस why they are demanding quarter wise breakup? हाँ जी दोस्तों, anyone having idea? फ्रेंड्स सेम पर्पस जिस कारण से कैपिटल गेन्स का ब्रेकअप मांगा जाता था क्वार्टर वाइज, उसी पर्पस से मांग रहे नंबर किस डिविडेंड का भी। फ्रेंड्स द ओनली पर्पस, ओके हमारे पास कुछ आए हैं, एडवांस टैक्स कैलकुलेशन, ओके एडवांस टैक्स कैलकुलेशन टू कैलकुलेट एडवांस टैक्स, ठीक है जी, सब बिल्कुल एक ही लाइन पे जा रहे हैं, उसी लाइन पे मैं जा रहा हूं। बस थोड़ा सा यहाँ पे मैं वर्ड्स को और क्लियर करना चाहूंगा कि नॉट फॉर द पर्पस ऑफ कैलकुलेशन ऑफ एडवांस टैक्स बट फॉर द पर्पस ऑफ कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन शॉर्टफॉल इन पेमेंट ऑफ एडवांस टैक्स।
कि आपने जो एडवांस टैक्स जमा करवाया, जितना जमा करवाना था उसके कंपैरिजन में शॉर्टफॉल है या नहीं है। दैट्स द ओनली पर्पस। फ्रेंड्स डिविडेंड के केस में भी सेक्शन 234C में रिलैक्सेशन है कि डिविडेंड के केस में उस इनकम पे एडवांस टैक्स आपको बाद वाली ड्यू डेट्स पे पे करना है, पुरानी वाली ड्यू डेट्स पे पे नहीं करना। दैट इज द ओनली पर्पस इफ आई टॉक अबाउट। अब फ्रेंड्स हो क्या रहा है कि मार्केट के अंदर आई हैव सीन द केसेस दैट पीपल आर गेटिंग पैनिक कि जी क्वार्टर वाइज ब्रेकअप, ये छोटे छोटे अमाउंट्स निकालते रहो। फ्रेंड्स द सोल पर्पस इज 234C इंटरेस्ट। अगर किसी पर्टिकुलर पर्सन को 40-50 हजार रुपए का डिविडेंड मिला भी है तो फ्रेंड्स थोड़ा सा हमें प्रैक्टिकल मेटेरियलिटी कंसेप्ट पे चलना पड़ेगा। ठीक है, अगर मुझे देखिए 10-10, 20-20 रुपए की सेविंग भी करनी है अगर ब्याज की, तो देन गो फॉर टेक्निकली आप क्वार्टर वाइज उसको ब्रेकअप कीजिए ड्यू डेट ऑफ एडवांस टैक्स के हिसाब से। अदरवाइज फ्रेंड्स दे दीजिए ना गवर्नमेंट को 100 रुपए फालतू, क्या प्रॉब्लम है? गो फॉर होल ऑफ द डिविडेंड एज पार्ट ऑफ फर्स्ट क्वार्टर, दैट इज अप टू 15th of June। हाँ फ्रेंड्स देखिए सब्सटेंशियल अमाउंट है तो वहां पे एक आप अगर एक्स्ट्रा टाइम अप्लाई करते हैं तो उसकी वर्थ है, अदरवाइज को पूरा रिपोर्ट कर दीजिए। हाउ डज इट मेक अ डिफरेंस? फ्रेंड्स कल को अगर डिपार्टमेंट से ये चीज आएगी यू कैन एक्सप्लेन कि भाई साहब ये छोटे छोटे अमाउंट्स है, मेटेरियल एस्पेक्ट देखा जाए, मैंने बल्कि कहीं 10-20 रुपए, 100 रुपए, 1000 रुपए फालतू ही दिए, मैंने कम नहीं दिए, मैंने पूरा अमाउंट एज पार्ट ऑफ फर्स्ट क्वार्टर डिस्क्लोज किया। अगर आप डिटेल्स में जाओगे तो ये तो मतलब डिस्ट्रीब्यूटेड थ्रू आउट द ईयर है। हमारे पास एक क्वेरी आई कि इन कैपिटल गेन्स डू वी नीड टू गिव ब्रेकअप ऑफ गेन्स स्क्रिप्ट वाइज और कंसोलिडेटेड फिगर्स विल डू। संगीता जी कह रहे हैं कि कैपिटल गेन्स में क्या स्क्रिप्ट वाइज डिटेल्स देनी है कंसोलिडेटेड? संगीता जी इसके अंदर देखिए सबसे पहले तो अगर आपके कैपिटल गेन्स गवर्न हो रहे हैं सेक्शन 112 कैपिटल ए से, तो वहां पर इनकम टैक्स रिटर्न से ये एक्सपेक्टेशन, इनकम टैक्स रिटर्न आपसे एक्सपेक्ट करता है कि अगर शेयर्स एक्वायर किए थे 31 जनवरी 2018 से पहले, तब तो आपको स्क्रिप्ट वाइज डिटेल देनी है। इवन स्क्रिप्ट वाइज भी नहीं कहूंगा, स्क्रिप्ट वाइज में भी ट्रांजेक्शन वाइज। अगर आपने सेम स्क्रिप्ट के ड्यूरिंग द ईयर 4 सेल ट्रांजेक्शन किए हैं तो चारों के अलग अलग इंफॉर्मेशन देनी है क्योंकि उनके सेल प्राइस डिफर कर रहे होंगे। दैट इज व्हाट इज एक्सपेक्टेड। और अगर आपने शेयर्स एक्वायर किए थे 31 जनवरी 18 के बाद, तो फ्रेंड्स सेक्शन 112 के शेड्यूल में क्लियर कट लिखा हुआ है कि आप कंसोलिडेटेड फिगर दे दो, आपको स्क्रिप्ट वाइज डिटेल्स देने की जरूरत नहीं है। फ्रेंड्स इन दैट केस आल्सो आई थिंक वी कैन गो विद द मटेरियल एस्पेक्ट। अगर आपने शेयर्स एक्वायर किए भी थे 31 जनवरी 18 से पहले और आप अगर 31 जनवरी 18 की मार्केट वैल्यू का बेनिफिट नहीं लेना चाहते, वट एवर द रीजन में भी, आप उस मार्केट वैल्यू का बेनिफिट नहीं लेना चाहते, then you can fill out that particular aspect in consolidated figure also. Friends, material concept, वो छोटे छोटे फिगर्स एक डाटा पंच करते रहोगे, it requires clerical work and I think that is not necessitated. I think department should also clarify कि अगर आप 31 जनवरी 18 की मार्केट वैल्यू का बेनिफिट नहीं लेना चाहते तो आप इसको कंसोलिडेटेड में भर दो, we will not ask any question in that particular case. अगर आपको मार्केट वैल्यू का बेनिफिट लेना है, then script wise detail is expected, that should be there. अदरवाइज फ्रेंड्स इनकम टैक्स रिटर्न के फॉर्म में कहीं पर भी स्क्रिप्ट वाइज की रिक्वायरमेंट नहीं है। ये प्राइवेट सॉफ्टवेयर्स हैं जो एक्सपेक्ट करते हैं कि आप सारा डाटा वहां पे फीड करोगे। फ्रेंड्स प्राइवेट सॉफ्टवेयर्स ये सोचते हुए बनाए गए हैं कि कैलकुलेशंस हम नहीं करें, वो सॉफ्टवेयर खुद करेगा, तो दे एक्सपेक्ट कि आप सारा डाटा फीड करो इंक्लूडिंग डेट ऑफ परचेज, डेट ऑफ सेल, वो खुद डिसाइड करेगा लॉन्ग टर्म है, शॉर्ट टर्म है, टैक्स रेट कितना लगना है, क्वार्टर वाइज भी अपने आप कर देगा। बट फ्रेंड्स प्राइवेट सॉफ्टवेयर्स भी कहीं ना कहीं ऑप्शन देते हैं, आप चाहो तो कंसोलिडेटेड फिगर्स भी भर सकते हो। इट्स नॉट नेसेसरी कि आप एक एक स्क्रिप्ट वाइज उसकी डिटेल भरो। आई होप आई एम क्लियर संगीता जी। चलते हैं जी आगे, चलते फ्रेंड्स मोस्ट that you can say the debatable schedules of the income tax return, and I think ऐसे शेड्यूल जो गवर्नमेंट के द्वारा, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के द्वारा यूज भी किए जाए। एंड फ्रेंड्स इट इज आल्सो पॉसिबल, जिस हिसाब से AIS डेवलप किया है और जो हमें फ्यूचर उसका दिखाई दे रहा है, कि आप शेड्यूल SH1 और शेड्यूल AL1 में जो इंफॉर्मेशन देंगे और उसमें किसी और का पैन नंबर डलेगा, ऑब्वियसली बात है इंफॉर्मेशन किसी और पर्सन से रिलेटेड है, खुद की है, बट वहां पे दूसरा पर्सन इन्वॉल्व है, तो ये इंफॉर्मेशन जो शेड्यूल SH1 और AL1 में भरी जाएगी, इट इज पॉसिबल इट इज गेटिंग डिस्क्लोज एज पार्ट ऑफ AIS ऑफ दैट अदर पर्सन। फ्रेंड्स SH1 कंपनी के केस में अनलिस्टेड कंपनी है, दैट इज मैंडेटरी टू फिल।
SH1 शेयर होल्डर्स, उसके अंदर 3 पार्ट है। पहला पार्ट कि 31 मार्च 2021 को जो शेयर होल्डर्स हैं उनकी डिटेल्स है। दूसरा, 31 मार्च 21 को अगर शेयर क्या बोलते हैं, शेयर एप्लीकेशन मनी पेंडिंग फॉर अलॉटमेंट है, वी वांट डिटेल्स। और अगर ड्यूरिंग द ईयर कोई पर्टिकुलर शेयर होल्डर सीजेस टू बी शेयर होल्डर, वी वांट डिटेल्स। तो पहला 31 मार्च 21 को शेयर होल्डर की डिटेल। तो फ्रेंड्स वहां पर 2 तरीके के केस हो सकते हैं। ऐसा शेयर होल्डर जो कि फ्रेश अलॉटी है, जिसको शेयर्स फ्रेश अलॉट हुए। दूसरा, ऐसा शेयर होल्डर जिसने शेयर्स बाद में सेकेंडरी मार्केट से एक्वायर किए हैं, फ्रेश अलॉटी नहीं है। तो फ्रेंड्स उस पर्टिकुलर केस में द डिपार्टमेंट हैज गिवन क्लैरिफिकेशन एज पार्ट ऑफ इनकम टैक्स रिटर्न इंस्ट्रक्शंस ओनली कि डेट ऑफ अलॉटमेंट को सेकेंडरी मार्केट से अगर परचेज किया है तो उसको डेट ऑफ ट्रांसफर पढ़ा जाए। और डेट ऑफ ट्रांसफर भी कैसे, एज पर कंपनी रिकॉर्ड्स एंड नॉट एक्चुअल डेट ऑफ ट्रांसफर। कंपनी को तो वो पता होगी डेट ऑफ ट्रांसफर जिस दिन उसने वो ट्रांसफर रिकॉर्ड किया है। इश्यू प्राइस का मतलब फ्रेंड्स इन बोथ द केसेस फ्रेश अलॉटमेंट है या सेकेंडरी मार्केट ट्रांजैक्शन है तो भी ओरिजिनल अलॉटमेंट प्राइस भरना है। मान लो मिस्टर ए को शेयर इश्यू हुआ 10 रुपए वाला शेयर 100 रुपए में, और मिस्टर ए ने बाद में जाके वो 100 रुपए वाला शेयर 150 रुपए में मिस्टर बी को बेच दिया। अब कंपनी जब 31 मार्च 21 को शेयर होल्डिंग लिखेगी तो नाम किसका लिखेगी, मिस्टर बी। पैन किसका होगा, मिस्टर बी। डेट ऑफ अलॉटमेंट क्या होगी, जिस दिन मिस्टर बी ने शेयर एक्वायर किया एज पर कंपनी रिपोर्ट्स। इश्यू प्राइस क्या होगा, 100 रुपए, 150 रुपए नहीं होगा, कितना होगा, 100 रुपए। अमाउंट रिसीव्ड भी कितना, कंपनी को कितने रुपए मिले हैं, 100 रुपए। फ्रेंड्स वो 150 रुपए का अमाउंट कहीं पर भी डिस्क्लोज नहीं होगा। फ्रेंड्स प्रैक्टिकल लाइफ इशू ये आता है कि अगर शेयर्स बाद में स्प्लिट हो गए, कंपनी अमालगमेट हो गई, तो कैसे रिपोर्ट करें। फ्रेंड्स एक रीजनेबल व्यू लेके आप उसको डिस्क्लोज कर दीजिए। देयर इज नो अदर ऑप्शन। आपको फैक्ट्स के बेसिस पे जो लगता हो कि सब्सटेंशिएट किया जा सकता है, फिर भी बाद में अगर डिस्प्यूट आएंगे तो आप कहोगे भाई साहब ये रे कागज, एवरीथिंग इज क्लियर, हमने कुछ भी हाइड नहीं किया। क्योंकि इस तरीके के यहाँ पर कॉलम्स नहीं थे, कैलकुलेशन मैकेनिज्म नहीं थे, तो आप जिस हिसाब से चाहते हो उस हिसाब से मैं जरूरी नहीं है कि मैंने कैलकुलेट। It's just a view difference how to calculate the original allotment price in case of split up or amalgamation. Friends, main चीज जो ध्यान रखनी है that is part 3. Shareholder ceases to be a shareholder. Friends, ये during the year अगर shares transfer हुए, A ने B को बेचे और कंपनी के रिकॉर्ड्स में है, तो कंपनी को ये रिपोर्ट करना है। बट पार्ट 3 की हेडिंग क्या है, ऐसे शेयर होल्डर्स की डिटेल जो कि अब शेयर होल्डर नहीं रहे। तो फ्रेंड्स यहां पर 2 सिचुएशन बनती है। पहली सिचुएशन, मिस्टर ए के पास 1000 शेयर्स थे और 1000 शेयर्स में से उन्होंने 600 शेयर्स बेच दिए, बाकी 400 शेयर्स वो अभी भी कंटिन्यू कर रहे हैं। तो क्या पार्ट 3 में डिस्क्लोज करना है? फ्रेंड्स एज पर लैंग्वेज नो, नहीं करना, क्योंकि वहां पर क्लियर कट हेडिंग यही है कि उन शेयर होल्डर्स की डिटेल जो कि अब शेयर होल्डर नहीं रहे। इसका मतलब उसने 1000 के 1000 बेच दिए, then we have to disclose। तो मिस्टर ए की डिटेल देनी पड़ेगी, जिनके पास 1000 शेयर्स थे, ये 1000 शेयर्स बेच दिए। सवाल ये आता है कि गवर्नमेंट ने क्या एंटिसिपेट करके ये बनाया हो, या तो सारे ट्रांसफर की डिटेल मांग लेते। Why only in the case when there is a particular shareholder ceases to be a shareholder? And I think that is because of the section of section 79 only. फ्रेंड्स 51% शेयर होल्डिंग अगर पुराने साल में और करंट ईयर में सेम होगी तो ही पुराने साल के लॉसेस कैरी फॉरवर्ड होकर सेट ऑफ होंगे। दैट वी ऑल नो सेक्शन 79। फ्रेंड्स वहां पर अगर शेयर होल्डिंग कम ज्यादा हो गई तो भी शेयर होल्डिंग काउंट होती है। मान लो मिस्टर ए फ्रेंड्स पुराने साल में 80% के शेयर होल्डर थे और करंट ईयर में 35% के। तो फ्रेंड्स पुराने साल में शेयर होल्डिंग क्या 51% से ज्यादा थी या नहीं थी? फ्रेंड्स मिस्टर ए के पूरे 80% काउंट होंगे और करंट ईयर में मिस्टर ए के पूरे 35% काउंट होंगे। मान लो मिस्टर बी उस समय 2% के मालिक और आज 17% के मालिक हैं, तो फ्रेंड्स मिस्टर बी भी दोनों जगह काउंट होंगे। और उस केस में देखें तो ए प्लस बी पुराने साल में 82 हो गया और करंट ईयर में 35 प्लस 17 52 हो गया। कंडीशन इज फुलफिल्ड, तो लॉसेस कैरी फॉरवर्ड होकर सेट ऑफ हो जाएंगे। देयर इज नो प्रॉब्लम। बट अगर मिस्टर ए शेयर होल्डर ही नहीं रहे तो फ्रेंड्स मिस्टर ए की शेयर होल्डिंग उस पुराने साल में भी काउंट नहीं होगी। आई थिंक दैट इज बिकॉज ऑफ सेक्शन 79 दे हैव आस्क्ड ओनली द लिमिटेड इंफॉर्मेशन ऑफ ओनली ऑफ दोज शेयर होल्डर हु सीजेस टू बी शेयर होल्डर एंड नॉट अदर्स। तो इस चीज का ध्यान रखें फ्रेंड्स। इसमें भी प्रैक्टिकल लाइफ इशू ये आता है कि अगर मिस्टर ए ने 1000 शेयर्स 2 बार में बेचे बट विद इन द सेम ईयर, पहले 600 बेचे फिर 400 बेचे,
तो क्या दोनों ट्रांजैक्शन रिपोर्ट कर रही है, दोनों में से एक? फ्रेंड्स वी कैन टेक अ रीजनेबल व्यू, आई थिंक वी कैन रिपोर्ट लास्ट ट्रांजैक्शन, क्योंकि फ्रेंड्स लास्ट ट्रांजैक्शन पे ही सीजेस टू बी शेयर होल्डर एंड नॉट बिफोर दैट। आप दोनों भी रिपोर्ट करना चाहो तो कर सकते हो, आई डू नॉट थिंक सो दैट विल क्रिएट एनी काइंड ऑफ प्रॉब्लम। मेन चीज जो ध्यान रखनी है फ्रेंड्स, मोड ऑफ सेसेशन, कि वो शेयर होल्डर क्यों नहीं रहे। फ्रेंड्स वहां पे ड्रॉप डाउन मेन्यू आता है, फर्स्ट ऑप्शन आता है ट्रांसफर ऑब्लिक सेल और दूसरा ऑप्शन आता है रिलिंक्विशमेंट। फ्रेंड्स आई थिंक इन दिस शुड बी सिलेक्टेड ओनली इन केस ऑफ डेथ और इन केस ऑफ गिफ्ट एंड नॉट अदरवाइज। फ्रेंड्स उसके पीछे भी कारण अगर मैं देखता हूं तो सेक्शन 79 कहता है कि अगर डेथ के केस में या गिफ्ट के केस में, गिफ्ट टू रिलेटिव्स या डेथ के केस में किसी को भी अगर शेयर्स ट्रांसफर हुए हैं तो सेक्शन 79 के पर्पज से उनको ट्रांसफर ऑफ शेयर नहीं माना जाएगा। एंड फ्रेंड्स कंपनी के साथ साथ शेड्यूल SH1 से रिलेटेड ध्यान किसको रखना है? शेयर होल्डर। फ्रेंड्स शेयर होल्डर से क्या एक्सपेक्ट किया जाता है? वो बताए ओपनिंग नंबर ऑफ शेयर्स कितने, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन कितनी। फ्रेंड्स यहाँ पे अलॉटमेंट प्राइस से मतलब नहीं है, क्या चीज? कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन। शेयर होल्डर अगर बेचने जाएगा तो कैपिटल गेन्स हेड के पर्पज से कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन कितनी, दैट नीड टू बी डिस्क्लोज, प्लस परचेजेस माइनस सेल्स एंड व्हाट इज टू बी डिस्क्लोज? क्लोजिंग। मान लो मिस्टर बी के पास ओपनिंग शेयर्स निल। फ्रेंड्स अगर उन्होंने शेयर्स परचेज किए 1000 शेयर्स 2 लाख रुपए में, कितना आएगा? 1000 2 लाख। क्लोजिंग में कितना आएगा? 1000 और 2 लाख। बट इट इज पॉसिबल कि मिस्टर बी को ये शेयर्स बिकॉज ऑफ डेथ मिले हैं या बाय वे ऑफ गिफ्ट मिले, तो उस पर्टिकुलर केस में परचेज में भरा जाएगा 1000, परचेज प्राइस कितना भरा जाएगा? निल, बट क्लोजिंग स्टॉक में कितना भरा जाएगा? 2 लाख। 2 लाख मैं एज्यूम करके चल रहा हूं कि मिस्टर ए जिनकी डेथ हुई है, मिस्टर ए जिन्होंने गिफ्ट की है, उनके लिए भी कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन कितनी थी? 2 लाख, दैट इज कॉस्ट टू द प्रीवियस ओनर। एंड फ्रेंड्स इस पर्टिकुलर एस्पेक्ट पे देखो तो देयर इज नो ऑब्जेक्शन फ्रॉम द सीपीसी एट ऑल कि आप यहाँ निल भर रहे हो, यहाँ 2 लाख भर रहे हो। और फ्रेंड्स इसका आइडिया इससे भी लगता है कि अगर गवर्नमेंट चाहती कि इसका टोटल यहां आए तो ऑटोमेटिक, बट यू कैन फिल इट मैन्युअली कि आपकी क्लोजिंग कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन कितनी। फ्रेंड्स इट्स गुड चांसेस दैट द कंप्यूटर में चेक कि कंपनी ने जो डिस्क्लोजर्स दिए शेड्यूल SH1 में वर्सेस जो शेयर होल्डर ने डिस्क्लोजर दिए अपनी पर्सनल ITR में, वो आपस में मैच कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, स्पेसिफिकली दिस वन। तो फ्रेंड्स ये ड्रॉप डाउन मेन्यू सेलेक्ट करते समय ध्यान रखें कि आपको ट्रांसफर ऑब्लिक सेल सेलेक्ट करना है या रिलिंक्विशमेंट सेलेक्ट करना है। इन माय ओपिनियन रिलिंक्विशमेंट शुड बी सिलेक्टेड ओनली इन केस ऑफ डेथ और गिफ्ट एंड नॉट अदरवाइज। फ्रेंड्स पर्सनल ITR उसमें भी एक इशू आता है कि ड्यूरिंग द ईयर अगर अमालगमेशन हो गया तो क्या करें। फ्रेंड्स अमालगमेशन हो गया तो पहली लाइन में कंपनी ए ओपनिंग पॉजिटिव, सेल्स के अंदर आप नंबर ऑफ शेयर्स दिखाएंगे बट प्राइस कितना दिखाएंगे, कितने रुपए में बेचा? निल। कंपनी बी ओपनिंग निल, परचेजेस में नंबर ऑफ शेयर्स, परचेज प्राइस कितना? निल, बट जब आप क्लोजिंग पे जाएंगे तो आपको परचेज प्राइस कितना भरना है? पॉजिटिव। दैट मींस एज पर इनकम टैक्स लॉ अमालगमेशन के केस में नए शेयर्स की कॉस्ट वही जो पुराने शेयर्स की कॉस्ट थी, तो अकॉर्डिंगली वी हैव टू फिल। फ्रेंड्स ये चीजें मैटर करती है, आज नहीं तो फ्यूचर केस में कहीं ना कहीं अगर आप ट्रांजेक्शन को सब्सटेंशिएट करोगे तो ये सारी चीजें मैटर करेंगी। फ्रेंड्स AL1 और भी ज्यादा डिस्प्यूटेबल, इसका क्या नुकसान होगा फ्यूचर में वी कांट से, बट फ्रेंड्स ये कहीं ना कहीं एसएससी के अगेंस्ट एज एन एविडेंस भी यूज हो सकता है। अगर डेप्रिशिएबल एसेट्स की रिपोर्टिंग करनी है, बिल्डिंग, मोटर व्हीकल्स, वी नीड टू रिपोर्ट वैल्यू कौन सी? एज पर इनकम टैक्स लॉ, एज पर बुक्स ऑफ अकाउंट। फ्रेंड्स आई थिंक दैट नीड टू बी रिपोर्टेड एज पर बुक्स ऑफ अकाउंट एंड नॉट एज पर इनकम टैक्स लॉ। फ्रेंड्स शेड्यूल AL1 शेड्यूल SH1 का इनकम टैक्स लॉ से कोई मतलब नहीं है, दैट इज कंसर्न विद द बुक्स ऑफ अकाउंट। तो डेप्रिशिएबल एसेट्स की बुक वैल्यू कैसे भरनी है? बुक वैल्यू भरनी है, ना कि डेप्रिशिएटेड वैल्यू एज पर इनकम टैक्स। और फ्रेंड्स टेक्निकली एज पर इनकम टैक्स आप इंडिविजुअल एसेट्स की डेप्रिशिएटेड वैल्यू कंप्यूट भी नहीं कर सकते। पर्पस ऑफ यूज, फ्रेंड्स आपसे लैंड और बिल्डिंग के केस में पूछा जाता है कि आपका यूज का पर्पस क्या है। अब सवाल ये आता है फ्रेंड्स, वहां पे बहुत बड़े ड्रॉप डाउन मेन्यू दे रखे हैं और खतरनाक से ड्रॉप डाउन मेन्यू, आई विल शो यू दैट। फ्रेंड्स सवाल ये आता है कि अगर एक पर्टिकुलर कंपनी
एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज में इन्वॉल्व है। किसमें इन्वॉल्व है? एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज। लैंड है, खेती करते हैं और एग्रीकल्चरल इनकम डिस्क्लोज करते हैं। अब वहां पर एग्रीकल्चर लैंड और पर्पस ऑफ यूज पूछा है फ्रेंड्स। पर्पस ऑफ यूज में मल्टीपल ऑप्शंस दे रखे हैं। लेट मी ओपन दैट पर्टिकुलर ITR एंड आई विल शो यू द ड्रॉप डाउन मेन्यू। And this is ITR 6, which is being shared by the Income Tax Department through the portal. Let me go straightforward toward schedule AL1. Now friends, check out the purpose of use. मान लीजिए मेरे पास एक land है which is used for agricultural purposes, and now this is not in the nature of residential house. Friends, drop down menu बताइए मैं क्या select करूं? Is that own office? I do not think so. Office is there. Is that factory? No. Warehouse? No. Godown? No. Renting, leasing? No. Stock in trade? No. This is not stock in trade for me. Investment. Friends, agar investment, this is the best option we can select out of the available options. Now friends, it may be possible कि अगर फ्यूचर में assessee उस एग्रीकल्चर लैंड को बेचने जाए, that is a company assessee, and that is no doubt that is a rural land also. Friends, रूरल एग्रीकल्चर लैंड को कैपिटल एसेट नहीं माना तो उस पर कैपिटल गेन इंप्लीकेशंस नहीं आनी चाहिए। बट अगर आप यहाँ पे इन्वेस्टमेंट दिखाते हो तो दैट फैक्ट गो अगेंस्ट मी कि भाई साहब ये तो आपके लिए इन्वेस्टमेंट थी, एग्रीकल्चर पर्पस नहीं था। एग्रीकल्चर पर्पस नहीं था। फ्रेंड्स, यू हैव टू टेक केयर ऑफ दिस पर्टिकुलर एस्पेक्ट्स। आपके पास ये डॉक्यूमेंटेड होना चाहिए कि आपके ड्रॉप डाउन में ये ऑप्शन ही नहीं थे। मैं क्या करता? तो फ्रेंड्स, आई थिंक इट्स बेटर टू सेलेक्ट इन दैट पर्टिकुलर केस फैक्ट्री विच इज मोर बेटर एज कंपेयर टू इन्वेस्टमेंट। आई कैन एस्टैब्लिश कि भाई साहब एग्रीकल्चर प्रोड्यूस अपने आप में एक फैक्ट्री जैसा प्रोसेस ही तो है। रॉ मटेरियल डालता हूं इन द फॉर्म ऑफ सीड्स एंड फर्टिलाइजर्स एंड केमिकल्स एंड आई गॉट दैट पर्टिकुलर प्रोड्यूस। So friends, it's a personal view that what you want to put here, but I'm just sharing with that particular that the confusions are there, no clarity is there. Friends, देखिए यहाँ पे ड्रॉप डाउन मेन्यू में ऑप्शन क्या आ रहा है, लास्ट वन। और तो सब ठीक है, ये देखो क्या लिखा है, persons who were beneficial owners of shares holding not less than 10% of the voting power at any time of the previous year. Now what do you want to convey? आपसे ही पूछ रहे हैं, एसएससी से पूछ रहे हैं कि भाई साहब क्या आपने ये बिल्डिंग और लैंड वेदर रेजिडेंशियल नॉन रेजिडेंट उन पर्संस के लिए यूज करिए जो कि कंपनी के बेनिफिशियल ओनर है, नॉट लेस देन ऑफ 10%। फ्रेंड्स, जब कंपनी से ही पूछा जा रहा है और कल को अगर स्क्रूटनी में असेसमेंट में ये प्रूव होता है कि शेयर होल्डर्स के लिए प्रॉपर्टी यूज हो रही है और यहां पर अगर डिक्लेरेशन गलत दिया जाता है तो गलत डिक्लेरेशन के जो कॉन्सिक्वेंसेज इन टर्म्स ऑफ प्रोसिक्यूशन दैट कैन आल्सो बी अप्लाइड ऑन द पर्सन हु इज वेरीफाइंग द रिटर्न। फ्रेंड्स, डिपार्टमेंट इज एक्सपेक्टिंग कि अगर कोई लॉ के हिसाब से अगर कोई ऐसा काम हुआ है जो कि नहीं होना चाहिए था, दैट मे गिव राइज टू इनकम टैक्स लायबिलिटीज, तो आप उसको डिस्क्लोज जरूर करें। नहीं करेंगे तो हम रॉन्ग वेरिफिकेशन का एस्पेक्ट भी अप्लाई कर सकते हैं। फ्रेंड्स, स्टॉक इन ट्रेड। अब अगर मेरे लिए कोई असेट स्टॉक इन ट्रेड है, डू आई नीड टू डिस्क्लोज? यस फ्रेंड्स, वी नीड टू डिस्क्लोज, करने हैं। क्लियर है? क्योंकि ड्रॉप डाउन मेन्यू में देखोगे तो फ्रेंड्स स्टॉक इन ट्रेड में भी आ रहा है, लैंड बिल्डिंग के केस में भी है, ज्वेलरी के केस में भी है, मोटर व्हीकल के केस में भी है। पर ज्वेलरी और मोटर व्हीकल के केस में अगर आप इनकम टैक्स रिटर्न की इंस्ट्रक्शंस देखेंगे तो वहां क्लियर कट लिख दिया कि आपको इंडिविजुअल डिटेल्स देने की जरूरत नहीं है, आप कंसोलिडेटेड एंट्री लिख सकते हैं। बट व्हाट अबाउट इन केस ऑफ स्टॉक इन ट्रेड ऑफ रियल एस्टेट? फ्रेंड्स, कुछ भी नहीं लिखा कि सिंगल एंट्री दे दूं, कंसोलिडेटेड या मल्टीपल दूं। फ्रेंड्स, अगर मैं टाउनशिप डेवलप कर रहा हूं एंड आई एम गेटिंग डेवलप 800 फ्लैट्स इन अ टाउनशिप, उसमें से 400 बुक हो रखे हैं, 400 अभी बुक भी नहीं हुए, उसमें से कुछ रेडी है कुछ रेडी नहीं है, देन हाउ टू डिस्क्लोज? और फ्रेंड्स, क्या 800 फ्लैट्स की डिटेल देना पॉसिबल है?
and specifically when that is need to be punched manually. There is no option of CSV if I talk about. Friends, सोचिए रिटर्न का क्या होगा. Friends, I think in this particular case also we can take an approach that we are punching it in a consolidated manner, provided the number of real estate which are held as stock in trade are numerous and not 4 or 5 or 10. हाँ ठीक है, लैंड चंक्स में डील करता हूं, मेरे पास 4 लैंड है, आई कैन फिल इट मैनुअली, नो इश्यूज इन दैट पर्टिकुलर केस. फ्रेंड्स, अब वहां पर देखिए कंफ्यूजन क्या आता है. आपको लैंड बिल्डिंग के केस में 2 ऑप्शन दिए, रेंटिंग और लीजिंग. How will you clarify the difference between these two? Very thin line of demarcation and not able to explain कि renting और leasing में क्या फर्क है. डायरेक्टर क्वार्टर और डायरेक्टर यूज 2 ऑप्शन दे रखे. अब भाई साहब इन दोनों में आप क्या डिफरेंस करना चाहते हो, डायरेक्टर क्वार्टर और डायरेक्टर यूज. अब आपके पास कोई पर्टिकुलर बिल्डिंग है, फ्लैट है कंपनी के अंदर, जो आपने इन्वेस्टमेंट के रूप में रखा हुआ है, बट आपने मीनवाइल उसको लेट आउट भी कर दिया. आप कह रहे हैं मैंने लेट आउट कर दिया. नाउ विल सेलेक्ट लीजिंग और यू विल सेलेक्ट इन्वेस्टमेंट. अगेन warehouse oblique go down, then thin line of demarcations. ठीक है, जब डिफरेंस आपने एस्टैब्लिश क्लियर भी नहीं करे, एक्सप्लेन भी नहीं करे, तो मैं आइदर वे सेलेक्ट करूं, दैट डज नॉट मेक एनी डिफरेंस. आइडली उसमें डिफरेंस नहीं आना चाहिए. लिस्टेड इक्विटी शेयर्स. फ्रेंड्स, पॉइंट ये है कि वहां पर आपसे कॉस्ट भी पूछी हुई है, सब कुछ पूछा हुआ है. अब मैं क्या इंडिविजुअली हर कंपनी में भी हर परचेज को अलग अलग करूं? नो. क्या कंपनी वाइज करूं? दैट इज एडवाइजेबल, दैट इज एक्सपेक्टेशन ऑफ द गवर्नमेंट कि आप कंपनी वाइज करो. बट फ्रेंड्स, वहां पर उन्होंने कंपनी का नाम नहीं मांगा, कंसोलिडेटेड भी करते, दैट डू नॉट थिंक सो दैट मेक्स एनी डिफरेंस. अब वहां पर ये पूछते हैं कि आपके पास शेयर्स वो इक्विटी के रूप में या बोनस के रूप में. फ्रेंड्स, बोनस है, इक्विटी है, हाउ डज इट मेक अ डिफरेंस एक्सेप्ट फॉर द पर्पस ऑफ कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन. रहेंगे तो इक्विटी ना फ्रेंड्स. अगर लॉन्ग टर्म है तो 10% लगेगा, शॉर्ट टर्म है तो 15% लगेगा, दैट इज क्वाइट एनफ. वहां पर आप ये डिफरेंशिएट एक्सपेक्ट कर रहे हो कि मैं इक्विटी और बोनस का भी रिकॉर्ड रखूं. आई एम सॉरी. अनलिस्टेड इक्विटी शेयर, सेम डाटा जो इंडिविजुअल से मांगा हुआ है. अदर सिक्योरिटीज, सेम डाटा काइंड ऑफ. ड्रॉइंग्स, पेंटिंग्स. अब फ्रेंड्स, ड्रॉइंग पेंटिंग्स में उन्होंने 2 ही ऑप्शन दिए कि आपके लिए स्टॉक इन ट्रेड है या इन्वेस्टमेंट. इसका मतलब ड्रॉइंग पेंटिंग्स में अगर डील करता हूं तो मेरे को सारी डिटेल्स देनी है. बट सवाल यह है कि मैंने अपने ऑफिस के अंदर कोई ड्राइंग पेंटिंग एज ए डिस्प्ले लगा रखी है. अब ना तो वो मेरे लिए इन्वेस्टमेंट है, ना ऐसी मैं कोई पेंटिंग लेके आया जिसके करोड़ों रुपए बटेंगे बाद में. नाउ व्हाट टू डू? बट दैट इज अ पेंटिंग, दैट इज अ ड्राइंग. अगेन दैट इज एन इशू. आई थिंक दैट शुड बी डिस्क्लोज्ड एज इन्वेस्टमेंट ओनली. डिफरेंस फिक्स असेट्स का पार्ट है, यानी कि इसको स्टॉक इन ट्रेड का पार्ट नहीं है. अब आता है डिस्प्यूटेबल एस्पेक्ट्स. लोन्स एंड एडवांसेस गिवन. मैंने अगर लोन्स एंड एडवांसेस दे रखे हैं, फ्रेंड्स आई एम टॉकिंग अबाउट कंपनी एसएससी, कब देने हैं? प्रोवाइडेड अगर मनी लेंडिंग बिजनेस नहीं है तो क्या लोन्स दिए हुए डिस्क्लोज करने हैं? यस. एडवांसेस, फ्रेंड्स अगर मेरा ट्रेडिंग का बिजनेस है, मैं बहुत सारे सप्लायर्स को एडवांस पे करता हूं, मैन्युफैक्चरर हूं, तो क्या एक एक एडवांस डिस्क्लोज होगा? आई डू नॉट थिंक सो. फ्रेंड्स, मेरे हिसाब से यहाँ पे इस एडवांस वर्ड की इंटरप्रिटेशन शुड बी रेड as part of loans. That means any kind of such type of advance which is repayable in money terms and not against which I have to receive some goods. Security deposits, friends, these are deposits, these are not loans and advances. In my opinion, that should not be disclosed. Friends, इसको भरते समय ये जरूर ध्यान रखना 222E का. फ्रेंड्स, पैन नंबर मांगा हुआ है, शेयर होल्डर्स का पैन भी गया हुआ है. अगर कोई वायलेशन हो तो उसका ध्यान रखना फ्रेंड्स. वायलेशन है, यू मस्ट टेक केयर ऑफ दैट. गलती से पैन नंबर ये ना हो कि शेयर होल्डर का डल जाए, डालना किसी और का हो और 222E ऑटोमेटिक कंप्यूटराइज नोटिस आ जाए, भाई साहब ये तो लोन आपका इनकम है, आ जाओ. लायबिलिटीज में वर्ड क्या लिखा है? डिटेल्स ऑफ लोन्स, डिपॉजिट एंड एडवांसेस टेकन फ्रॉम एनी पर्सन अदर देन फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन. फ्रेंड्स, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, आई थिंक बैंक्स आर कवर्ड अप. And I think we can take a call that NBFCs are also covered. Loans disclose करने, security deposit करने. What about retention money? Is that loan, deposit, advances? No, friends. Retention money किसी भी तरीके से loan नहीं है, deposit नहीं है, advance नहीं लिया मैंने, तो in my opinion retention money यहाँ पे disclose नहीं होगी. Again, advances which are repayable in money terms. Now comes to specified sum. Section 269 SS. प्रॉपर्टी के अगेंस्ट एडवांस.
फ्रेंड्स 269 डबल एस अप्लाई होता है क्या? वो शेड्यूल AL1 में डिस्क्लोज होना है? इन माय ओपिनियन नो। फ्रेंड्स फॉर्म 3CD के अंदर स्पेसिफिकली ये वर्ड यूज किए हुए स्पेसिफाइड सम, यहां पर इन्होंने कहीं पर भी यूज नहीं करे। इन माय ओपिनियन प्रॉपर्टी जो कि फिक्स एसेट्स के रूप में है, उसके लिए अगर एडवांस आया है तो दैट शुड नॉट बी डिस्क्लोज एज पार्ट ऑफ माय लाइबिलिटीज। मेरे हिसाब से नहीं आना चाहिए फ्रेंड्स। अगेन इट्स पर्सन टू पर्सन, आप एक्स्ट्रा डिस्क्लोजर भी करते हैं, आई डू नॉट थिंक सो एनी प्रॉब्लम इज देयर इन दैट पर्टिकुलर केस। फ्रेंड्स ये इश्यूज आएंगे शेड्यूल AL1 भरते समय। फ्रेंड्स एनीथिंग यू वुड लाइक टू आस्क अप टू दिस पर्टिकुलर स्टेज, कोई भी डाउट और क्वेरी हो तो? फ्रेंड्स अभी प्रैक्टिकल लाइफ इशू में आपसे शेयर करूंगा जो हमने फेस किया। अगर कोई क्वेरी नहीं है हमारे किसी भी पार्टिसिपेंट की, कोई क्वेरी नहीं है पंकज जी? ठीक है सर, ठीक है। फ्रेंड्स इंडिविजुअल्स के केस में वी नीड टू फिल अप शेड्यूल ए, प्रोवाइडेड इनकम इज मोर देन 50 lakhs। वहां पे इमूवेबल प्रॉपर्टी के केस में वो डिस्क्रिप्शन पूछता है, नेचर ऑफ प्रॉपर्टी, रेजिडेंशियल है, कमर्शियल है, फैक्ट्री है, वेयर हाउस है। ऑल्दो देयर इज नो ड्रॉप डाउन मेन्यू, वी हैव टू फिल इट मैन्युअली। फ्रेंड्स in my opinion that particular schedule must be filled up very cautiously and on the basis of the facts, blindly नहीं भरा जाए उसको। फ्रेंड्स अगर मान लीजिए फ्यूचर में कोई लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स अराइज होते हैं और उसके बेसिस पे एसएससी सेक्शन 54F क्लेम करना चाहता है, तो 54F में कंडीशन है कि एसएससी के पास मैक्सिमम कितनी रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी हो? एक। अगर एक से ज्यादा है ऑन द डेट ऑफ ट्रांसफर ऑफ लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट तो 54F का बेनिफिट नहीं मिलेगा। Now, if that particular assessee is having a particular basement in a residential area, फ्रेंड्स उसके पास कोई प्लॉट था, उसने 4 फ्लोर बनाए, बेसमेंट बनाया, बाकी फ्लोर्स तो बिक गए, बेसमेंट रहेगा। Now that whether that basement can be used for the purpose of residence, what do you say? Not at all. फ्रेंड्स स्टैंड अलोन बेसमेंट रेजिडेंस के पर्पस से यूज नहीं हो सकता, किसी ऑफिस के लिए यूज हो सकता है या स्टोर हाउस के रूप में यूज हो सकता है, स्टैंड अलोन रेजिडेंशियल पर्पस पॉसिबल नहीं। बट शेड्यूल AL में चूंकि वो रेजिडेंशियल एरिया में है तो ये रिपोर्ट कर दिया जाता है दिस इज रेजिडेंशियल इन नेचर, कर दिया जी। एक रेजिडेंशियल हाउस हो रहा है, अब एसएससी 2 साल बाद कहता है कि भाई साहब मैं तो ये लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन आया है, इज दैट 54 अवेलेबल? फ्रेंड्स 54 अवेलेबल है, लीगली नो इश्यूज, क्योंकि उसके पास रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी एक ही है, वो बेसमेंट रेजिडेंस के पर्पस से यूज हो ही नहीं सकता। एंड फ्रेंड्स देयर आर वेरियस जजमेंट्स दैट इंटेंट ऑफ द एसएससी देखना है, गवर्नमेंट रिकॉर्ड्स में प्रॉपर्टी का नेचर क्या है मैटर नहीं करेगा। बट फ्रेंड्स वो रेजिडेंशियल 2 लिखे हुए इनिशियल लेवल पे तो डिस्प्यूट राइज कर सकता है, एंड ऑन दैट बेसिस इट कैन बी डिनाइड कि आपको 54F नहीं मिलेगा। तो फ्रेंड्स इस चीज का ध्यान रखें। फ्रेंड्स ऐसी एग्रीकल्चर लैंड्स है तो वहां पे सिर्फ लैंड मत लिखे, एग्रीकल्चर लैंड लिखे। अगर एक्चुअली वो एग्रीकल्चर पर्पस के लिए एक्सप्लॉइट हो रही है और उससे एग्रीकल्चर इनकम भी आ रही है तो फ्रेंड्स एग्रीकल्चर लैंड वर्ड लिखें, सो दैट अगर आप फ्यूचर में उसको सेल आउट करते हैं तो आप सेक्शन 2 क्लॉज 40 की रूरल मानते हुए या सेक्शन 10 क्लॉज 37 की अर्बन और कंपल्सरी एक्विजिशन हुआ है, कैपिटल गेन टैक्स लेवी नहीं होना चाहिए। फ्रेंड्स शेड्यूल AL में ये डिफरेंशिएट नहीं लिखा कि आपको सिर्फ कैपिटल एसेट डिस्क्लोज करने हैं, एनी लैंड और बिल्डिंग व्हिच इज बीइंग होल्ड बाय द एसएससी दैट नीड्स टू बी डिस्क्लोज्ड एज पार्ट ऑफ शेड्यूल AL। अक्षय जी मैं 2 लाइन में जवाब दे देता हूं, ऑल्दो दिस इज नॉट पार्ट ऑफ टुडेस टॉपिक। अक्षय जी कह रहे हैं कि 54F में क्या स्पाउस के नाम खरीदा जा सकता है? देयर आर सेवरल जजमेंट्स इन व्हिच द ट्रिब्यूनल्स हैव होल्ड दैट कि अगर असेट स्पाउस के नाम या बच्चों के नाम खरीदा गया तो भी 54 है या 54F या 54B उनके एग्जेम्पशन का बेनिफिट मिल जाएगा, क्योंकि लॉ ऐसा कोई भी प्रोविजन इंपोज नहीं कर रहा। तो फ्रेंड्स इंटरप्रिटेशन ऑन कॉमन जजमेंट्स की यही है कि दैट मस्ट बी परचेज इन द नेम ऑफ द वेरी क्लोज रिलेटिव, एंड क्लोज रिलेटिव में मान के चलूंगा आपके स्पाउस and son or daughter and not beyond that. फ्रेंड्स प्राइवेट सॉफ्टवेयर से मैंने एक इश्यूज देखा है और उसके कारण नोटिसेस भी आए। मेरे पास कई प्रोफेशनल्स ने अप्रोच किया कि सर ये नोटिस आ रहे हैं, क्या किया जाए। जब नोटिस को एनालाइज किया, ITR को एनालाइज किया तो मेरे को प्रॉब्लम समझ में, मैंने कहा जी आपको प्रॉब्लम क्यों आ रही है, ये ऐसा क्यों हुआ? कहते जी हमारे सॉफ्टवेयर में तो ऐसा होता ही नहीं। देन आई ट्राइड आउट दैट पर्टिकुलर प्राइवेट सॉफ्टवेयर, गवर्नमेंट सॉफ्टवेयर। फ्रेंड्स शेड्यूल OI के अंदर बहुत सारे आपको डिसअलाउंसेस रिपोर्ट करने होते हैं, सेक्शन 37 के, सेक्शन 40 के, 43B के, 40 कैपिटल A के, ये सारे डिस्क्लोजर्स। फ्रेंड्स गवर्नमेंट यूटिलिटीज में आप देखेंगे तो ये सारे डिसअलाउंसेस ऑटोमेटिकली शेड्यूल BP में शिफ्ट हो जाते हैं।
वहां पे वो पर्टिकुलर कॉलम ऑटोमेटिक फिल होता है, यू कांट फिल इट मैनुअली। यहाँ पे जो भी अमाउंट डालेंगे ऑटोमेटिकली कहां चले जाएंगे, यहाँ पर। बट इन प्राइवेट सॉफ्टवेयर फ्रेंड, शेड्यूल ओआई में अगर आप कोई अमाउंट भरते भी हैं तो शेड्यूल बीपी में वो ऑटोमेटिक नहीं जाता, वहां पे आपको सेक्शन 40 का, सेक्शन 37 का अलग से कॉलम मिलता है और आप उसको सिलेक्ट करते हैं। जब फाइनल आईटीआर जनरेट होती है तो देखते हैं ये अमाउंट और ये अमाउंट आपस में मैच कर रहे हैं। दैट मींस इन प्राइवेट सॉफ्टवेयर, मे बी इन ऑल, मे बी इन सम, आई हैव नो आइडिया अबाउट दैट, कि आपको ये अमाउंट वहां पर सेक्शन 40 बोलते हुए मैनुअली फिलअप करना है। फ्रेंड्स ये ध्यान रखें, प्रॉपर डिस्क्लोजर के केस में, आई हैव सीन केसेस जहां शेड्यूल ओआई में डिस्क्लोज कर दिया, बट जब शेड्यूल बीपी प्राइवेट सॉफ्टवेयर से भरा तो वहां पे 40 और 37 सिलेक्ट नहीं किया, एनी अदर डिडक्शन में कर दिया। और हुआ क्या, जब 143(1) में आईटीआर प्रोसेस हुई तो पता चला ये अमाउंट दोबारा से ऐड होके आ गए, डबल एडिशन आ गए। एक बार तो आपने खुद ही कर दिया, एक बार और कर दिया। तो फ्रेंड्स इस चीज का ध्यान रखें, अगर प्राइवेट सॉफ्टवेयर यूज करते हैं, एंड फ्रेंड्स वी कैन यूज, नो इश्यू इन दैट, बहुत सस्ते हैं आज के दिन, कोई महंगे नहीं है, काम को आसान करता है, ईज आ जाता है, हर साल आपको डाटा पंच नहीं करना पड़ता। बट कहीं ना कहीं जो गवर्नमेंट यूटिलिटीज हैं उनको भी गो थ्रू करके देखें कि उसकी रिक्वायरमेंट क्या है, हाउ दैट गवर्नमेंट यूटिलिटीज फ्लोइंग, कैसे डाटा ऑटोमेटिक जा रहा है, कौन सा वहां पे मैनुअली फिल करना और क्या क्या डाटा जा रहा है। फ्रेंड्स प्राइवेट सॉफ्टवेयर में जो डाटा रिक्वायरमेंट है दैट इज वेरी हाई, आई विल से ऑलमोस्ट डबल एज कंपेयर टू व्हाट इज द डाटा रिक्वायर्ड बाय द इनकम टैक्स सॉफ्टवेयर्स। फ्रेंड्स इवन जो गवर्नमेंट यूटिलिटीज इस साल आई है, स्पेसिफिकली आईटीआर 1 to 4, वहां पे कुछ डाटा ज्यादा मांगा जा रहा है एज कंपेयर टू व्हाट इज रिक्वायर्ड बाय द इनकम टैक्स रिपोर्टेड फॉर्म्स। लाइक फॉर एग्जांपल अगर कैपिटल गेन्स, फ्रेंड्स लैंड बिल्डिंग के केस में वो एक्सपेक्ट करता है कि आप डेट ऑफ सेल भरें, डेट ऑफ परचेज भरें और कॉस्ट भरें। उसका पर्पज ये है कि आम आदमी को कैलकुलेशन ना करनी पड़े, सॉफ्टवेयर खुद कैलकुलेट करते। बट इनकम टैक्स रिटर्न के अंदर कहीं पर भी डेट ऑफ सेल, परचेज और कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन नहीं जाती, वहां पे डायरेक्टली क्या जाती है, इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन। फ्रेंड्स उसमें प्रॉब्लम है, आपको पता है इनकम टैक्स लॉ में कुछ स्पेसिफिक केसेस ऐसे हैं जहां पर इंडेक्सेशन मिलेगा किसी पुराने साल तक, बट कैपिटल गेन टैक्सेबल होंगे इस साल। लाइक फॉर एग्जांपल कन्वर्जन ऑफ कैपिटल एसेट इनटू स्टॉक इंटरेस्ट। फ्रेंड्स गवर्नमेंट यूटिलिटीज व्हाट आई हैव सीन कि वहां पर आप डेट 1 अप्रैल 20 से 31 मार्च 21 के 21 की पंच कर सकते हैं, पुरानी डेट पंच नहीं कर सकते। और अगर आप वो डेट पंच करते हैं तो वो इंडेक्सेशन कहां तक करता है, फाइनेंशियल ईयर 20 21। फ्रेंड्स इस मामले में पुरानी यूटिलिटीज बेटर थी, क्योंकि पुरानी यूटिलिटीज जो बनाई गई थी एज इट इज सेम फॉर्मेट में थी जो कि नोटिफाइड फॉर्म्स के फॉर्मेट में, देयर वाज नथिंग डिफरेंट। बट अब जो यूटिलिटीज है वो यूजर फ्रेंडली बनाने के चक्कर में कुछ चीजें वहां पर इंकॉर्पोरेट नहीं हो पा रही, कुछ सिचुएशंस वहां पर इंकॉर्पोरेट नहीं हो पा रही, जो प्रॉब्लम क्रिएट कर रही है। क्लबिंग, फ्रेंड्स क्लबिंग में प्रॉब्लम आती है अगर माइनर या स्पाउस की इनकम क्लब हो रही है, चलो कोई बात नहीं, टीडीएस का शेड्यूल सबको पता है कैसे भरते हैं, we can shift that particular TDS। स्पाउस कहेगी जी ये TDS मेरे नाम से कटा है, बट ये क्लेम कौन करेंगे, मेरे हस्बैंड करेंगे, ये हस्बैंड का पैन नंबर, इतनी इनकम दिखाएंगे, इतना TDS क्लेम करेंगे। हस्बैंड अपनी रिटर्न भरते समय कहेंगे TDS मेरे नाम से नहीं कटा, स्पाउस के नाम से कटा है, ये स्पाउस का पैन नंबर, इतना TDS कटा है, ये डिडक्टर का टैन नंबर, और ये इनकम और ये अमाउंट, और ये मैं क्लेम कर। फ्रेंड्स माइनर के केस में भी अगर TDS माइनर के नाम से कट गया तो शिफ्ट कर सकते हो, खुद के नाम से कटा कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब प्रॉब्लम कहां आती है, मान लो माइनर के नाम से FD का इंटरेस्ट आया कितना, 1 लाख, उस पर TDS कटा 10,000, पॉसिबल। बट एज पर लॉ सेक्शन 1032 इसमें से 1,500 रुपए एग्जेम्प्ट है। अब अगर शेड्यूल इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में 98,500 डिस्क्लोज करा और TDS के शेड्यूल में अगर 1 लाख दिखा के 10,000 दिखाया तो फ्रेंड्स ये मिसमैच आ सकता है, देयर इज द प्रॉब्लम। 1,500 रुपए तो एग्जेम्प्ट है, नाउ व्हाट टू डू। फ्रेंड्स आइडियली मेरे को पूरे 10,000 का मिलना चाहिए, ये प्रॉब्लम आ सकती है। फ्रेंड्स स्टार्टिंग में प्रॉब्लम आई थी, नाउ दे हैव रिजॉल्व। TDS के शेड्यूल में क्या कर सकते हो आप, वहां पर कह सकते हो 98,500, उसका TDS 9,850, कौन से हेड में, अदर सोर्सेस। 1,500 रुपए इनकम, उसका TDS 150, कौन से हेड में, एग्जेम्प्ट इनकम। फ्रेंड्स वहां पे कॉलम है, एग्जेम्प्ट इनकम को भी आप ड्रॉप डाउन मेन्यू में सिलेक्ट कर सकते हैं, विल गेट द बेनिफिट। फ्रेंड्स ये ध्यान रखना, आपको शेड्यूल SPI भरना है अगर कोई इनकम क्लब होती है, चाहे स्पाउस की, चाहे माइनर की, या किसी और पर्सन की। TDS शेड्यूल आपको ध्यान रखना है, शेड्यूल एग्जेम्प्ट इनकम, अगर एग्जेम्प्ट इनकम क्लब हो रही है तो दैट आल्सो बी टू बी टेकन केयर ऑफ।
एक ये प्रैक्टिकल लाइफ इशू आता है फ्रेंड्स, although it is not related to ITR directly but related to Form 3CD. फ्रेंड्स, ऐसा असेसी जो कि टैक्स ऑडिट के लिए लायबल है और ड्यूरिंग द ईयर उसने कोई लैंड और बिल्डिंग बेची विच इज पार्ट ऑफ हिज बिजनेस असेट्स, और मान लेते हैं फॉर एग्जांपल सर्कल रेट 2 करोड़, सेल प्राइस 1.9 फ्रेंड्स, जब मैं ITR की बात करूंगा तो सेल प्राइस कितना माना जाएगा 1.9 CR, क्योंकि 10% के विद इन सर्कल रेट इज विद इन 10% और 110% ऑफ माय सेल प्राइस, तो उतना रिलैक्सेशन दिया हुआ है माइनस इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन एंड अकॉर्डिंगली कैपिटल गेन्स विल बी कैलकुलेटेड। सवाल यह है कि एज एन टैक्स ऑडिटर डू वी नीड टू चेक वेदर दिस पर्टिकुलर ट्रांजैक्शन इज रिपोर्टेड इन फॉर्म 3CD और नॉट। फ्रेंड्स, फॉर्म 3CD में लैंग्वेज क्या है कि ड्यूरिंग द ईयर क्या कोई भी ऐसी ट्रांजैक्शन है जो कि सर्कल रेट से कम में हुई है। फ्रेंड्स, वहां पे 10% का रेफरेंस नहीं दिया, सेक्शन का रेफरेंस नहीं दिया, वहां पर क्या लिखा है सर्कल रेट से कम, सर्कल रेट से कम। एंड फ्रेंड्स, आई हैव सीन द ऑथर द बुक्स ऑफ वेरियस ऑथर्स, इवन प्रोफेशनल्स जो अपना पूरा कमेंट्स देते रहते हैं इस पर्टिकुलर एस्पेक्ट पे कि फॉर्म 3CD भरते समय क्या क्या एस्पेक्ट ध्यान देने, क्या लीगल व्यूज हैं। फ्रेंड्स, ये एस्पेक्ट कहीं पर भी डिस्कस नहीं किया हुआ कि अगर 10% का वेरिएशन है तो क्या उसे डिस्क्लोज करना है या नहीं करना। देखिए, 10% से ज्यादा है, नीड टू बी डिस्क्लोज, देयर इज नो अदर ऑप्शन। विद इन 10% है फ्रेंड्स, इन माय ओपिनियन दैट इज नीड टू बी डिस्क्लोज इन फॉर्म 3CD, क्योंकि वहां पर सेक्शन का रेफरेंस नहीं है, वहां क्लियर कट लिखा हुआ है कि सर्कल रेट से कम में क्या कोई प्रॉपर्टी की ट्रांजैक्शन हुई है। यस, दैट इज देयर, सर्कल रेट से कम है। आई थिंक दैट क्लॉज नीड टू बी अमेंडेड कि 50C और 43CA के हिसाब से क्या कम में हुई है, नॉट सर्कल रेट से कम। दोनों चीज में थोड़ा सा डिफरेंस है। फ्रेंड्स, अगर एक पर्टिकुलर इंडिविजुअल फर्म या LLP में पार्टनर है और उसकी इनकम भी 50 लाख से ज्यादा है, नो फ्रेंड्स, गवर्नमेंट सॉफ्टवेयर आर एक्सपेक्टिंग दैट दिस डाटा नीड टू बी पर्स 3 टाइम्स। सबसे पहले फर्स्ट पेज जनरल, अगर फर्म या LLP में पार्टनर हो तो फर्म का नाम और पैन, फिर शेड्यूल IF, वहां पे अगेन नाम, पैन, प्रॉफिट शेयर, कैपिटल बैलेंस, रेम्युनरेशन और इंटरेस्ट। अगर 50 लाख से ज्यादा इनकम है तो शेड्यूल कौन सा, AL, वहां पर भी सारी डिटेल, नाम, एड्रेस सब कुछ जाता है। फ्रेंड्स, आई थिंक दैट कैन बी कंबाइंड इनटू वन, दैट इज पॉसिबल इफ गवर्नमेंट वांट्स टू, बट 3 बार डाटा जा रहा है फ्रेंड्स, दैट वी नीड टू टेक केयर ऑफ। एक चीज का ध्यान रखना, शेड्यूल IF में मांग क्या वर्ड लिखा है, कैपिटल बैलेंस, और शेड्यूल AL में लिखा है असेसेस इन्वेस्टमेंट इन द फर्म और AOP ऑन कॉस्ट बेसिस। एंड फ्रेंड्स, इन केस ऑफ LLP इट कैन बी डिफरेंट, कैपिटल बैलेंस वर्सेस कॉस्ट बेसिस। फ्रेंड्स, सबसे पहले कब डिफरेंस हो सकता है, मान लो एक कंपनी कन्वर्ट हुई LLP में, मिस्टर ए के पास 10,000 शेयर्स थे जिनकी फेस वैल्यू 10 पर शेयर, तो फेस वैल्यू देखूं तो कितनी हो गई, 1 लाख। बट मिस्टर ए ने ये शेयर्स एक्वायर किए थे 4 लाख रुपए में। जब ये कंपनी LLP में कन्वर्ट होगी तो फ्रेंड्स, मिस्टर ए का कैपिटल बैलेंस तो कितना बनेगा, 1 लाख। बट कॉस्ट बेसिस पे अगर मैं देखूं, कल को ये वो LLP का राइट बेचने जाएंगे तो उनको कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन कितनी मिलेगी, 4 लाख। फ्रेंड्स, इनकम टैक्स लॉ में लिखा हुआ सेक्शन 49 में, अगर कंपनी LLP में कन्वर्ट होती है तो LLP के जो राइट है उसकी कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन वही होगी जो शेयर्स की कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन थी, दैट इज 40। इन माय ओपिनियन जब शेड्यूल IF भरा जाएगा तो कैपिटल बैलेंस में भरा जाएगा 1 लाख रुपए। कितना भरा जाएगा, 1 लाख। बट जब शेड्यूल AL भरा जाएगा तो यहां पर अमाउंट कितना भरा जाना चाहिए, 4 लाख, क्योंकि असेसी की कॉस्ट यहाँ पे 4 लाख है, 1 लाख नहीं है। दोनों चीज में डिफरेंस है। तो फ्रेंड्स, ऑन द बेसिस ऑफ द लैंग्वेज वी हैव टू गो कि कौन सा अमाउंट वहां पे फिलअप करना है। फ्रेंड्स, ये चीजें हेल्प करेंगी जब अल्टीमेटली कैपिटल गेन्स आए जाएंगे टू सब्सटेंशिएट द थिंग्स कि भाई साहब ये मैं इस बार गड़बड़ नहीं कर रहा, इट हैज अ स्ट्रांग बिलीव फ्रॉम द वेरी फर्स्ट डे इटसेल्फ कि मेरी कॉस्ट 4 लाख है, मेरी कॉस्ट 1 लाख रुपए नहीं है। GST, फ्रेंड्स, ये ध्यान रखना, प्लीज प्रिपेयर द रिकंसिलिएशन ईच एंड एवरी केस। GST रिटर्न्स के जो भी फॉर्म्स आते हैं, जो आपके 26 डेज में अमाउंट आ रहा है वर्सेस जो P&L अकाउंट के अंदर आप टर्नओवर दिखा रहे हैं, तो दैट शुड बी रिकंसाइल्ड। वो रिकंसिलिएशन एक पार्ट बना लो
फ्रेंड्स एसएससी को भी एजुकेट करो कि भाई साहब ये चीजें डिमांड रिक्वायर करती है, इट्स नॉट ए क्लरिकल थिंग कि आया और अमाउंट पंच किया और चलो, नहीं, ये मेहनत लगती है। इनकम टैक्स रिटर्न को सिर्फ एक रिटर्न मत मांगो, एक छोटा सा कंप्लायंस मत मानो, इट्स अ डाटा जिसके बेसिस पे आपके केसेस डिसाइड होंगे, केसेस ओपन हो सकते हैं, क्लोज हो सकते हैं, जीत सकते हो, हर जगह आपको ये डाटा हेल्प करेगा। लास्ट बट नॉट द लीस्ट फ्रेंड्स, एंड लीस्ट वर्ड कह रहा हूं, नॉट द लीस्ट भी छोटा है, मेजर थिंग एज ऑन डेट, एंड thanks to EDSC and Bholusaria sir that they discuss in detail on 16th of November this particular aspect in detail. फ्रेंड्स, कैसे एनुअल इंफॉर्मेशन स्टेटमेंट को अप्रोच करना है, कैसे उसको प्रोसेस कराना है, कैसे डिस्क्रिपेंसी नोटिफाई करनी है, व्हाट कुड बी द इंपैक्ट्स ओवर द योर आईटीआर। जैसे क्वेरी भी आई थी कि आईटीआर ऑलरेडी फाइल कर चुके हैं तो क्या करें, एवरीथिंग वाज डेल्ट बाय भोलूसरिया सर इन डिटेल। और फ्रेंड्स इसका ध्यान रखें, दैट इज अ मेजर थिंग दैट वी हैव टू टेक केयर ऑफ एज ऑन डेट। अक्षय गुप्ता जी कह रहे हैं कि अगर 26 AS में जो जीएसटी का टर्नओवर है अगर वो गलत आ रहा है तो क्या करें। अक्षय गुप्ता जी, आपको अपने डॉक्यूमेंटेशन स्ट्रॉन्ग रखना है। जो आपने देखिए आईटीआर में भी ये बोला है कि आपको वो जीएसटी टर्नओवर रिपोर्ट करना है जो आपके फॉर्म्स में गया है, जो भी जीएसटी के फॉर्म्स होते हैं, 3B होता है शायद, उसमें जो अमाउंट रिपोर्ट किया दैट यू नीड टू फिल अप। तो अब 26 AS में जो अमाउंट आ रहा है अगर वो डिफरेंट भी है तो फॉरगो दैट, आपने जो 3B में डिस्क्लोज किया वो फिलअप करें, और 3B के अमाउंट वर्सेस पीएनएल अकाउंट दैट मस्ट बी रिकंसाइल्ड, वो रिकंसिलेशन फाइल में होना चाहिए। 26 AS के टर्नओवर को आप इग्नोर कर दें, दैट मे नॉट बी प्रॉपर इन एवरी केस, पॉसिबल है। That's all friends from my side for today, and anything you would like to ask friends, कोई भी आपके डाउट और क्वेरी हो, most welcome to ask related to this particular topic or the aspects we have discussed today. अगर कोई क्वेरी नहीं है तो हम हटके भी क्वेरीज को डील कर सकते हैं, no issues in that, but first preference will be given to only those queries which are in relation to the topic, and for other queries friends you can approach me personally, no doubt, no issue in that case. So friends, thanks a lot for the patience listening and making it interactive, and thanks to East Delhi Study Circle मुझे ये अपॉर्चुनिटी देने के लिए इस प्लेटफॉर्म पे मैं प्रोफेशनल कलीग्स के साथ डिस्कशन कर सकूं, एंड थैंक्स टू द कन्वेनर संदीप शर्मा जी जिन्होंने फोन किया और पूरा सब कुछ कोऑर्डिनेट किया, and the team behind that particular EDSC, and high regard to Durga Das sir. है ना, तो मैं एक चीज समझना चाहता हूँ आपसे, being a professional point of view. I have seen your multiple webinars or seminars जहाँ पे आपने ITR के बारे में आपसे मैंने सुना है, right? And you explain very well, और बहुत अच्छे से सब चीजें आपने एक्सप्लेन की। तो जो आपकी बातें उससे मुझे जो लगता है पर्सनली, आई फील कि वी शुड ऑलवेज फील क्लाइंट ITR, इवन आवर ITR थ्रू ITR फॉर्म ओनली। मतलब हमें वो जो प्राइवेट वाली जो सॉफ्टवेयर्स है चैनल्स को, उसको थोड़ा अवॉइड करना चाहिए, बिकॉज द वे यू एक्सप्लेन टू ईच एंड एवरी शेड्यूल, डिटेल में आप जाके बताते हो। क्योंकि मैंने कई बार देखा है कि आप किसी भी कंपनी का ले लो सॉफ्टवेयर जो भी मार्केट में है, तो आप जो इन्फॉर्मेशन अपलोड करवाते हो उस पे, और वो इन्फॉर्मेशन कहाँ जाती है उठ के, या मिलते नहीं मिलते बड़ा गैप हो जाता है, तो काफी सारा गैप हो जाता है। एंड टू माय सरप्राइज एक बार मैंने बहुत अच्छे सॉफ्टवेयर का यूज किया था, इट्स अ वेरी रिनाउंड कंपनी, एंड उसकी नोटिस इसलिए आया कि उस सॉफ्टवेयर ने पर्टिकुलर उस शेड्यूल में डाटा फ्रीज नहीं किया। उससे जब हमने TDS का डाटा डाला तो उसने कहीं और दिखा दिया, जस्ट बिकॉज ऑफ दैट वो भी स्मैच आ गया था। उसके अलावा भी जो आप जो बता रहे हो वो मुझे लगता है कि नहीं, हमें खासकर जो अगर मान लीजिए थोड़ा सिंपल आइडिया, मान लीजिए सैलरी के अलावा लगता है कि सिंपल थोड़ी एक आइटम के अलावा टाइप ऑफ डिफरेंट आइडिया जहाँ पे आपके पास अदर सोर्सेज इनकम भी है प्लस बिजनेस इनकम भी है, तो हमें ITR फॉर्म के थ्रू जाना चाहिए। तो व्हाट डू यू सजेस्ट, तो आप मेंबर्स को क्या सजेस्ट करना चाहें, कैसे जाना चाहिए आगे? मैं आपकी बात समझ गया इस केस के अंदर। देखिए मैं भी फ्रैंकली बोलूं तो अप टू लास्ट ईयर वी वर इन 100% फेवर ऑफ द गवर्नमेंट यूटिलिटीज, एंड दे वर रियली गुड, मेरे हिसाब से बहुत अच्छी थी।
और स्पेसिफिकली एज ए प्रोफेशनल हमें पता था कि हमें क्या इंफॉर्मेशन देनी है और हम क्या इंफॉर्मेशन दे रहे हैं, और दूसरा वो अलाइंड था सीपीसी के साथ कहीं। इस साल से देखिए वी शिफ्टेड टू प्राइवेट सॉफ्टवेयर, नो डाउट, रीजन बीइंग कि इस बार जो गवर्नमेंट के सॉफ्टवेयर है अप टू ITR 1 to 4 स्पेसिफिकली इफ आई टॉक अबाउट, दैट कैन नॉट बी यूज्ड इन मल्टी कंप्यूटर्स। लाइक मैंने स्टाफ को एंगेज कर रखा है कि आप रिटर्न्स को फिलअप करें एंड आई विल लेटर चेक आउट, तो वो डाटाबेस जो है तो उसी कंप्यूटर में सेव हो रहा है, वो डाटाबेस में दूसरे कंप्यूटर से एक्सेस नहीं कर सकता। इवन वो जेसन फाइल अगर वो फाइनल जनरेट कर भी देते हैं तो वो दोबारा से इंपोर्ट नहीं होती, इसलिए मल्टी कंप्यूटर पॉसिबल नहीं था। तो प्रोफेशनल के ऑफिस के अंदर इस बार गवर्नमेंट सॉफ्टवेयर को यूज करना काइंड ऑफ इम्पॉसिबल हो गया। दैट्स व्हाई वी शिफ्टेड टू वन ऑफ द प्राइवेट सॉफ्टवेयर। बट उसमें हम अब ध्यान क्या रख रहे हैं कि एक तो प्राइवेट सॉफ्टवेयर आपको ऑप्शन देता है कि आप ITR फॉर्म को जनरेट कर सकते हैं पूरा MS वर्ड फॉर्मेट या PDF फॉर्मेट के अंदर, तो हम उसको एक बार जनरेट करके गो थ्रू जरूर करते हैं कि कौन सा डाटा वहां पर आ रहा है, कौन सा नहीं आ रहा है, किस तरीके से किस कॉलम में जा रहा है, क्योंकि वो जो फॉर्म जनरेट होता है दैट इज समवेयर सिमिलर टू व्हिच इज द फॉर्म नोटिफाइड बाय द गवर्नमेंट। दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट, आपने बड़ा वो चीज। दूसरा 2-4 रिटर्न्स हम गवर्नमेंट सॉफ्टवेयर में जरूर बना के देखिए स्टार्टिंग में, सो दैट वी हैव आइडिया कि किस तरीके से गवर्नमेंट का सॉफ्टवेयर रन कर रहा है। अच्छा पॉइंट ये है कि इस बार गवर्नमेंट सॉफ्टवेयर में कोई चेंजेस नहीं है, लॉ के कारण कोई चेंजेस नहीं है एज कंपेयर टू लास्ट। दूसरा, हम रैंडम बेसिस पे स्पेसिफिकली जो टिपिकल रिटर्न्स होती हैं वो अपलोड करने के बाद जो वहां से PDF फॉर्म जनरेट होता है गवर्नमेंट के पोर्टल से, उसको हम जरूर गो थ्रू करते हैं। स्पेसिफिकली कोई स्पेशल पॉइंट्स है जो हमें लगता है कि क्रॉस मैचिंग है, तो वहां पर वो डाटा प्रॉपर आया या नहीं। अगर हमें दिखाई दे रहा है कि वहां पर इस तरीके की गड़बड़ आ रही है और वो सब्सटेंशियली इफेक्ट कर सकती है, तो वहां पे हम रिवाइज रिटर्न का ऑप्शन लेते हैं। फिर हम उसके अंदर प्राइवेट सॉफ्टवेयर में भी ऑप्शन ढूंढते हैं, जैसे कि हमने प्राइवेट सॉफ्टवेयर में सर संदीप जी हमने एक प्रॉब्लम फेस करी कि ITR 5 के केस में ड्यूरिंग द ईयर एक पार्टनर रिटायर हो गया, उसकी जगह नया पार्टनर आ गया। अब प्राइवेट सॉफ्टवेयर में हम जब डाटा फीड कर रहे थे तो वो कहता है कि आपको पार्टनर्स का डाटा सिंगल विंडो में फिल करना होता है, और वो कहता है जी आप पार्टनर्स का प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बताओ। अब A चला गया और B आ गया और 5%। अब मैं A के आगे 5 लिखता हूं और डेट ऑफ रिटायरमेंट भर देता हूं, B के आगे 5 लिखता हूं और डेट ऑफ ज्वाइनिंग भर देता हूं, वो टोटल 105 कर दे। प्राइवेट सॉफ्टवेयर कहता है इट कैन नॉट बी मोर देन 100%। अब मैं रिटायरिंग के आगे क्या लिखूं, 0। बट जब मैं ITR 5 गवर्नमेंट के द्वारा नोटिफाइड देखता हूं तो वहां पर उन्होंने पूछा कि अगर ड्यूरिंग द ईयर कोई पार्टनर एडमिट या रिटायर हुआ है उसका डाटा अलग से बताओ अलोंग विद प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, और 31 मार्च को जो पार्टनर है अलोंग विद प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो अलग से बताओ। जब आप अलग अलग पंच करते हो गवर्नमेंट सॉफ्टवेयर वो एरर नहीं दिखाते, प्राइवेट सॉफ्टवेयर की प्रॉब्लम। Then I discussed with that particular team of that private software जो उनकी कस्टमर केयर थे, उनको मैंने अपनी क्वेरी एक्सप्लेन करी। फर्स्ट ऑफ ऑल इनिशियली बोला नहीं जी रिटायर हो गया था 0। मैंने कहा जी आई एम सॉरी, आई विल नॉट गिव यू योर सॉफ्टवेयर, व्हाट इज द रिक्वायरमेंट ऑफ द गवर्नमेंट। आप नोटिफाइड फॉर्म देखो तो मुझे तो रिटायर्ड पार्टनर की क्लोजिंग शेयरिंग रेशियो भरनी है। देन दे इन्वॉल्व, इसमें मैं ये जरूर बोलूंगा कि उन्होंने सीनियर्स को इन्वॉल्व किया, दे अंडरस्टैंड माय क्वेरी। उन्होंने कहा जी कि लॉफुली हम इस चीज को नहीं देख पाए एंड वी विल डेफिनेटली रिजॉल्व इट, हम आपकी बात से एग्री कर रहे हैं। एंड विद इन 15 days दे चेंज द सॉफ्टवेयर एंड आई रिसीव्ड अ कॉल कि अब आप करके देखें। हमने उसको रिटर्न को होल्ड पे रखा और उन्होंने उस चीज को रिजॉल्व कर दिया। जैसे ही वो डेट ऑफ रिटायरमेंट वहां पे करते हैं तो उसको वो काउंट नहीं करता, तो वो 100 टोटल और रिटर्न के अंदर प्रॉपर। तो ये चीजें हमें ध्यान करनी पड़ेगी। देखिए हम सोचे भर दिया 0, ठीक है, अभी फर्क नहीं पड़ता, हो सकता है इस कारण से कोई ऑब्जेक्शन भी ना आए। अच्छा ऑब्जेक्शन आ गया तो चलो हमारे पास डॉक्यूमेंटेशन हम सब्सटेंशिएट भी कर सकते हैं, बट कहीं ना कहीं एज ए पार्ट ऑफ दैट डेजिग्नेटेड पार्टनर जिसने उस ITR को सर्टिफाई करा वो डिक्लेरेशन गलत है। मैं कल को ये एक्सक्यूज नहीं ले सकता जी प्राइवेट सॉफ्टवेयर के कारण गलती हुई, आई एम नॉट ऑथराइज्ड टू, मैं नहीं कर सकता उस चीज को लीगली यूज। तो क्या पता उसके कारण कब क्या फ्यूचर में इंप्लीकेशन आ जाए, नहीं पता आज के दिन, क्योंकि डाटा इतना ज्यादा कैप्चर हो चुका है, किसके कारण क्या क्रॉस मैचिंग होगी आई कांट से। थैंक यू सो मच पंकज जी, बहुत ही इंपॉर्टेंट और रेलेवेंट सजेशन दिया आपने। आई थिंक मेंबर्स एट लार्ज काफी हेल्पफुल होगी, बिकॉज वी यूजुअली डू कि हम कंप्यूटेशन चेक कर लेते हैं कि ठीक है चलो कंप्यूटेशन ठीक है, टैक्स ठीक आ रहा ना भैया भर दो, मोस्ट ऑफ द टाइम होता है ऐसे। बट इट्स वेरी गुड, हम आपकी प्रैक्टिस को जरूर अपनाना चाहेंगे, वे यू वर्किंग। Now it's closing का time हो गया, I would like to request our founder convener Durgadas Agarwal ji to give his concluding remark. Over to you, sir. Sir, unmute कर लीजिए। कर लिया चलो सर, लगातार कंटिन्यूअस। शुरू में थोड़ी सी पंकज जी को थोड़ी सी प्रॉब्लम रही, खांसी वासी की सी,
तो लेकिन प्रोफेशन फर्स्ट, तो इसलिए जो है इन्होंने अच्छे से सारा डेलिब्रेट किया, बहुत बढ़िया रहा। और जैसे मैंने बोला कि भाई पंकज, घर की मुर्गी दाल बराबर नहीं है भाई साहब, आप तो पनीर वनीर क्या कुछ भी मान लो, ऐसा नहीं है। आप तो हमारे मोती हैं। तो खैर बहुत बढ़िया रहा आज का, मैं समझता हूँ काफी लोगों की क्वेरीज हुई, खत्म हुई, और इज वेरी नाइस। मैं तो बस अब धन्यवाद दूंगा तो भी ऐसी लगेगी फॉर्मेलिटी, लेकिन फिर भी इतनी तो करूंगा ही कि विश यू ऑल दी बेस्ट एंड थैंक यू सर, बहुत अच्छा रहा पंकज। और बस और क्या बोलूं, सारे पार्टिसिपेंट्स को भी बहुत बहुत शुक्रिया कि उन्होंने समय निकाला। तो संदीप जी, अब पहले मैंने बोल दिया था लेकिन फिर भी कुछ लोग नए ज्वाइन किया होगा, अगला हमारा आपका 26 तारीख का, हाँ जी, उसको अनाउंस कर दीजिएगा। और बाकी फॉर्मल वोट ऑफ थैंक्स ऑन बिहाफ ऑफ ईस्ट दिल्ली स्टडी सर्कल, आप जी जी, थैंक यू सर, थैंक यू सो मच सर। थैंक यू। फ्रेंड्स, 26 नवंबर को हमने टॉपिक जो रखा है इनकम टैक्स पे ही है, एंड दैट रिलेटेड टू जो नोटिसेज आ रहे हैं, अगर आपने देखा होगा कि बहुत सारे नोटिसेज आए जा रहे हैं, तो रिलेटेड टू असेसमेंट और फर्दर कोई और भी स्क्रूटनी वगैरह के असेसमेंट नोटिसेज आ रहे हैं, तो उसको डील करेंगे। 26 को 4 to 6 सेम टाइमिंग है। आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू टू प्लीज ज्वाइन, आप जरूर रहें, काफ़ी बेनिफिट होगा आपको उससे। और पंकज जी, आपने बहुत ही बढ़िया किया। मतलब ट्रूली स्पीकिंग, जब भी आपको सुनता हूँ तो बहुत बढ़िया लगता है। कहीं न कहीं वो नॉलेज इन्हांसमेंट होती है, वो काफ़ी सारी नॉलेज इन्हांसमेंट हो जाती है। थैंक यू सो मच, सच अ वंडरफुल वेबिनार। ऑल पार्टिसिपेंट का भी बहुत-बहुत धन्यवाद। और हमारे बीच हमारे फाउंडर कन्वीनर दुर्गादास जी हमेशा आ जाते हैं, वो अपने आशीर्वाद हमें देते हैं। उनका हाथ हमेशा हमेशा सब पे बना रहता है। आपका भी बहुत-बहुत धन्यवाद सर। फ्रेंड्स, अब विदा लेने का समय आ गया, फिर मिलते हैं 26। थैंक यू, नमस्कार।